Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. And as you can see over here, आज जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक हमारा शॉर्टी नोट सीरीज़ ही है। शॉर्टी नोट सीरीज़ में जैसे कि आपको मालूम है, बार बार मैं ये बात बताती भी हूँ आपको कि हम या तो वो टॉपिक्स करते हैं जो कि स्टैटिक जीके का हिस्सा हो, या फिर वो टॉपिक्स करते हैं जो कि कंटेक्चुअल जीके का हिस्सा हो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ अभी हुई है करंट अफेयर्स में, या हालिया कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो नॉर्मली जैसे मैं करती हूँ शॉर्टी नोट सीरीज़ में, नॉर्मली मैं उसमें क्या करती हूँ, कंटेक्चुअल कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक लेते हैं और फिर हम उसकी बैकग्राउंड स्टडी भी कर लेते हैं उसी टॉपिक से मिलती जुलती। शॉर्टी नोट सीरीज समझ में आता है ना क्या? मतलब कोई भी बड़ा टॉपिक है उसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं नटशेल में, समझने की कोशिश करते हैं, या हम उसको संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके IGKO एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी, जीके की दृष्टि से भी, और ओवरऑल भी आपको आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। लाइक अगर आप IGKO के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप IGKO का एग्जाम देने वाले हैं, ओलंपियाड की स्टडीज़ कर रहे हैं, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियर होना ज़रूरी है। इससे आपको एक ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड चेक मिलेगा। अगर आप ये नहीं भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर आपको सिर्फ कॉन्वर्सेशन भी करनी है ना, तो भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम बात करते हैं, अभी बहुत छोटे हो, 9th क्लास में ही हैं आप लोग, आई नो आप लोग 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आई नो एवरीथिंग, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर थिंग्स। एक बार जब क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि अगर उनकी क्लैरिटी आ जाए तो बहुत सारे जो जिज्ञासाएं हमारे मन में चलती हैं, हमें लगता है यार ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारी अपने आप में शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो आज का भी हमारा टॉपिक ऐसे ही है। आज हम बात करने वाले हैं, एक कंटेक्चुअल वजह है इसकी बात करने की, एक अभी एक सबमिट हुआ है जिसकी वजह से हम इस पर बात करने वाले हैं, लेकिन ये बात जो है एक ऐसे दो नेशंस के डिप्लोमेटिक टाइज के बीच में हो रही है जो कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है दुनिया में। ठीक है, और अपने आप में जब हम बात करते हैं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का जो टाई रहा है या रिलेशन रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और ओवर द ईयर्स वो कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे जब अपन पढ़ाई करते हैं तो आपको मालूम है कि कैसे पढ़ाई करते हैं अपन कोई भी एक टॉपिक लेते हैं और उसको पूरी तरह पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं ना। ये नहीं होता कि आपसे एक्चुअली बोला गया कि भाई आपको हमारा पैकेज लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, फीस देनी है, उसके बाद कोई टॉपिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन पढ़ाई करेंगे, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर अच्छे से करेंगे, है ना। पूरा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होना चाहिए। अगर एजुकेशन है तो वो मुफ्त में हर आदमी तक उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हम मानते हैं। एजुकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अपने हिस्से की मेहनत कीजिए। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब आ जाते हैं फटाफट अपन शॉर्टी नोट सीरीज़ में इंडिया US रिलेशनशिप के ऊपर। US रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स आप हमारे दोनों के फ्लैग्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो स्टार्टिंग है आप हमारा तिरंगा देख पा रहे हैं और उनका फ्लैग देख पा रहे हैं, राइट। अब इसमें आपको मालूम है, इसमें जब फ्लैग्स की बात की जाती है तो उसकी खासियत क्या है? एक इनकी जो रेड लाइंस हैं, इनकी भी कोई मतलब होता है, इनका भी कोई सिग्निफिकेंस होता है। वो क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, लेकिन हाँ, ये जो स्टार्स हैं ये मैं आपको बता दूं कि हर नंबर ऑफ स्टेट्स जो US में हैं उनके हिसाब से वो स्टार्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ स्टार्स हैं। रेड लाइंस की क्या सिग्निफिकेंस होती है ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। और अपना फ्लैग जो है वो तो आप ऑब्वियसली जानते ही हैं कि उसमें सैफरन, ग्रीन और वाइट और अशोक चक्र का क्या महत्व है, राइट। और होपफुली मालूम है ना, जानते हो ना ये सब, कि नहीं जानते हो? तो अगर नहीं जानते हो तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं फटाफट यहाँ पे और बात कर लेते हैं कि अभी इस बारे में हम चर्चा क्यों रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि अभी हम इंडिया US के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि जीके का एग्जाम जब देने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आप, यू कैन नॉट गेट अवे विद द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसी तर्ज पे अपन इंडिया US रिलेशन पढ़ रहे हैं, वैसे ही अपन इंडिया जापान भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जापान के साथ अभी, क्योंकि आपको मालूम है बुलेट ट्रेन से लेके क्वाड से लेके हर चीज़ में जापान इंडिया का बहुत ज़्यादा समर्थक रहा है, और बहुत ज़्यादा अगर आप बात करते हैं क्योंकि पैसिफिक कंट्री है, एशिया पैसिफिक रीजन है, तो वहाँ पे जापान का कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें इंडिया US रिलेशन पढ़ने हैं, कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको मालूम है इंडिया रशिया रिलेशन अगर हम बात करते हैं, या इंडिया पाक रिलेशन हम बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और क्वेश्चंस नॉर्मली उससे बनते हैं, ठीक है। फिलहाल बात हो रही है 4th 2+2 डायलॉग की। 4th 2+2 डायलॉग जो है ये फिलहाल
हुआ है, नेगोशिएशन हुआ है, एक तरह की बातचीत हुई है, एक तरह की समिट है जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी उनका कैपिटल। और यहाँ पे किसने भाग लिया था इसमें? हमारी तरफ से हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो इसमें गए थे। और एक तरह से इसको उसी तर्ज पे कहा जा रहा है जिस तर्ज पे जो कहते हैं ना कि वर्चुअल समिट हुई थी जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन और नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच की बातचीत हुई थी, उसी को एक कदम आगे बढ़ाया है। अब ये 2+2 डायलॉग जो है, ये बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं इस पे। इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना आप कह सकते हैं कि उनका साथी है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनका एक जो पार्टनर है 2+2 डायलॉग का, ये माना जाता है यूएस का। इसको ट्रंप के टाइम पे इसको काफ़ी स्टार्ट किया गया था 2018 में, काफ़ी इसके ऊपर चर्चा वगैरह बातें भी हुई थी। अब इसमें जब बात होती है 2+2 डायलॉग की, तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उस पर चर्चा हुई। जैसे कि चर्चा का एक जो मुद्दा था वो था स्पेस, जो है उसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात हुई कि स्पेस को किस तरह से आपको न्यूट्रल रखने की ज़रूरत है, ये चर्चा का मुद्दा था। उसके अलावा मिलिट्री इक्विपमेंट्स को किस तरह से, डिफेंस सेक्टर को आपको मजबूत बनाना है, ये मुद्दा था। डिफेंस डील्स जो थी इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो चाइना को लेके जो अभी जो पूरा जो तनाव चल रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कोविड के बाद जो सिचुएशन सुधारने के हालात हैं वो एक मुद्दा रहा। उसके अलावा आपको मालूम है यूक्रेन वॉर जो चल रही है उस पर जो स्टैंड है वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहा। अब हमारा जो स्टैंड रहा है, क्योंकि जब आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन काउंसिल ने जब बेसिकली इसके ऊपर किया था कि आपको हटा दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था रशिया को यूक्रेन के वॉर के ऊपर, तो हम उसमें लोगों ने फॉर वोट किया था, अगेंस्ट वोट किया था, और हमने एक्चुअली कुछ भी वोट नहीं किया था, हम एब्सटेनर्स रहे थे, राइट। हम एब्सटेनर्स रहे थे। तो एब्सटेनर्स रहने के कारण यूएस हमसे अच्छा खासा नाराज था इस मामले में, कि उनको लग रहा था कि हमें वी शुड हैव रेज्ड अ वॉइस और हमें कुछ ना कुछ इस पर बोलना चाहिए था। वो क्यों नहीं बोला हमने, हमारी क्या हिस्ट्री है, वो यूएसएसआर के साथ बहुत पहले जाती है, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। अब जब मैं आपसे कहा वॉशिंगटन डीसी में, तो अगर इसमें बहुत सारे ऐसे जो मसौदे हैं उन पे भी बात की गई, बहुत सारी जो डील्स हुई हैं उसमें भी बात की गई, जिसमें से एक नाम जो है आ जाता है वो कैम्पसाओ का, ठीक है, जो कि कैम्पसाओ की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप इसमें बात करते हैं तो एक तो आ जाता है आपका लेमोआ का। लेमोआ जो है ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक डील थी जो हमारे बीच में साइन की गई थी 2016 में। उसके अलावा 2018 की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक और आ जाती है कॉमकासा, ठीक है। कॉमकासा जो है ये कम्युनिकेशन के ऊपर है, ठीक है, और ये जो है ये लॉजिस्टिक्स के ऊपर है। तो ये दोनों डील्स बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो काटसा का जो एक्ट है उसमें भी आपको मालूम है कि बाइडन सरकार जो है, मतलब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे, वो अभी इस पे विचाराधीन था कि इंडिया को कैटसा इम्पोज करना चाहिए, कैटसा के तहत इकोनॉमिक सैंक्शन उस पर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। जब हम इस पर बात करते हैं तो लेमोआ की अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मैंने कहा कि लॉजिस्टिक था, और कॉमकासा एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज पे बात करता है, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग पे बात करता है। तो उसमें बात क्या हो रही है, ये एक तरह से मिलिट्री डिफेंस के हिसाब से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। डिफेंस डील के हिसाब से दोनों, डिफेंस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। इसमें एल जो है, एक मिनट, हाँ, इसमें एल जो है ये बेसिकली लॉजिस्टिक एक्सचेंज है ये, ठीक है, ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज की बात करता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है ये, ठीक है। तो ये नाम आप समझ गए हैं कि यहाँ पे जो है लेमोआ जो है बात कर रहा है काय की, लॉजिस्टिक एक्सचेंज की। और कॉमकासा की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी की, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी की, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही एग्रीमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं क्योंकि एक तो स्पेशली अगर आप ये कॉमकासा की बात करते हैं, बहुत स्पेशली अगर आप ये कॉमकासा की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि यूएस बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इसको नेगोशिएशन को, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि टाई अप करता है इस तरह के, ये एग्रीमेंट साइन करता है इस तरह के।
तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसमें आप एक तरह से क्या कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो जो समझने की ज़रूरत है, जो हमारे अभी डील चल रही है हमारे यूएस के साथ, ये एग्रीमेंट्स हमारे, वो पहली बात तो ये है कि कॉमकासा के तहत आपको कंपेटेबिलिटी, क्योंकि आपको मालूम है चाइना के साथ हमारे जो अभी एग्रेसिव हो रहा है चाइना बॉर्डर पे, आपको स्टैंड ऑफ की स्थिति हमारी मालूम है कि किस तरह से चाइना के साथ चल रही है। तो ये जो गालवान वैली के साथ जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है और साउथ चाइना सी को जो इससे वो कब्जा करने की फिराक में है चाइना, तो क्या करना चाह रहा है वो बेसिकली आईओआर में भी पूरा का पूरा अपना एक तरह से वर्चस्व जो है वो बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, हमें इसके लिए यूएस की ज़रूरत है। अब उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन उनकी, दैट इज़ मच मोर सोफिस्टिकेटेड दैन व्हाट वी हैव, राइट। तो वो हमें उससे निपटने में मदद करेगा। अगर वो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी या आईओआर रीजन में किसी तरह का कोई घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें हेल्प करेगा। दूसरी बात, इसके तहत एक और चीज़ ये हो गई है कि हमने ये बात की है, एक तरह की एक मिलिट्री डिफेंस आप एक बात कर सकते हैं, टेक्निक या मिलिट्री डिफेंस एक तरह का आप एग्रीमेंट कह सकते हैं कि जब हम एक दूसरे का बेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली आप किसी कंट्री पे अटैक करने के लिए बेस इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम चाहें कि हम यूएस में जाके अटैक कर दें और यूएस चाहे कि इंडिया से बेस बना के क्या अटैक कर दे चाइना पे, या हम चाहें कि हम यूएस से अटैक कर दें पाकिस्तान पे, तो वो नहीं होगा। ठीक है, वो चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन आपको इन जनरल लाइक आपको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत है या लॉजिस्टिक हेल्प की ज़रूरत है, तो उसमें एक दूसरे की मदद की जाएगी। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, ये आप समझ गए कि लेमोआ आप समझ गए 2016 में हुआ था, आप कॉमकैसा समझ गए 2018 में हुआ था, कैट्सा अपन बाद में समझते हैं। कैट्सा एक तरह की सैंक्शन होती है जो कि यूएस लगाता है उन कंट्रीज़ के ऊपर जिससे वो जो उसके अगेंस्ट होती हैं और उनको वो इकोनॉमिक सैंक्शन की तरह के तहत रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे जो कंट्रीज़ आप कह रहे हैं कि व्यापार कर रही हैं ईरान के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ, उन कंट्रीज़ पे या रशिया के साथ, उनके ऊपर ज़्यादातर यूएस जो है वो काटसा लगाता है। और इंडिया भी अभी इसके उसमें घूम रहा है। मतलब अगर आपको मालूम है कि अगर इंडिया ने भी अभी, क्योंकि देखा जाए तो S-400 मिसाइल्स जो हैं जब उसने रशिया से मंगाई थी तो उस पर उसने काफ़ी सारा जो काटसा का वो था वो इम्पोज करने की बात की थी। वो नहीं हो पाया क्योंकि हमारी वेवर पॉलिसी थी इस तरह की थी कि वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम जो है डिफेंस मैकेनिज्म कहीं से भी ले सकते थे। कुछ वेवर पॉलिसी की वजह से वो काटसा उसने इम्पोज हम पे नहीं किया। लेकिन वो ट्रंप सरकार की बात थी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बात पे अभी लगा हुआ है, वो भी इस चीज़ को विचाराधीन है कि उसको इंडिया पे इम्पोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जब मैंने 2+2 डायलॉग की बात की, तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं 2+2 डायलॉग जो है इंडिया के, ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ हम करते हैं। मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़, मतलब मेजर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, स्पेशली 4 कंट्रीज़ के साथ हमारे 2+2 डायलॉग है इंडिया के। उसमें से पहला नाम तो आपने पढ़ ही लिया, यूएस है। ठीक है, एक नाम जो इसमें आ जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक नाम इसमें आ जाता है जापान का और एक नाम इसमें आ जाता है रशिया का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये सारे ही जो हैं पावर सेंटर्स हैं एक तरह से वर्ल्ड के, और इन पावर सेंटर्स के साथ हमारे 2+2 के डायलॉग्स होते हैं। और इनमें से एक और कॉमन चीज़ है कि आप यूएस को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, ये इंडिया के साथ कोड मेंबर हैं। ठीक है, कोड मेंबर है, रशिया कोड मेंबर नहीं है। तो ये पूरा जितना पिक्चर है ये समझ में आई। अब इसको समझ में अगर आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं और अपन डिस्कशन करते हैं। जैसा मैंने कहा कि इंडिया काटसा की जो बात आ रही है बार बार, इसके ऊपर मैंने पूरी शॉर्टी नोट सीरीज भी की है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि अच्छा खासा जो यूएस है वो इंडिया से खासा नाराज़ है, क्योंकि हमने रशिया के मामले में एब्सटेन किया जब उसकी बात हो रही थी कि यूएनएससी से उसको बाहर निकालने की बात हो रही थी। ठीक है, तब हमने उसको एब्सटेन किया। हालांकि हमने बात कही कि भाई इंडिया जो है वो किसी भी वे में समर्थन नहीं करता टेररिज्म का या आतंक का, हम किसी भी तरह से पीस जो है वो बहाल करना चाहते हैं, ये हमने बोला। लेकिन हमने एब्सटेन किया, हमने वोटिंग नहीं की। ठीक है, तो यूएस चाहता था कि हम वोटिंग करें, क्योंकि यूएस और रशिया के बीच के जो तनाव है वो तो बहुत पहले से चल रहे हैं। अब वही बात हो गई कि यूएस कोई चीज़ कर रहा था, उसने सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ा दिया तो वो ठीक है, लेकिन अगर यूक्रेन पे रशिया ने हमला कर दिया तो वो उनको नहीं चलता। ठीक है, अब इसके बाद ये था कि क्रीमिया पे क्योंकि कब्जा कर लिया था रशिया ने, तो वहाँ से यूएस को बहुत दिक्कत थी। वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अब क्या है कि उस पर उन्होंने दुनिया भर का काटसा वाटसा जो है वो वहीं से चालू हुआ जब रशिया ने क्या किया, क्रीमिया को हथिया लिया। ठीक है, उसके बाद ये कहना हुआ। और जो चीज़ थी बिल्कुल ताबूत में आखिरी कील का काम किसने किया कि जब पता चला कि यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उसमें ये कहा गया, उसमें ये बात आई कि भाई रशिया ने उसमें कोई ना कोई लिप्त पाया गया, मतलब मेडलिंग की उसने यूएस इलेक्शंस की। तो बिल्कुल ये काटसा वाला जो फंडा है वो बिल्कुल
अपनी जगह पे आ गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके पहले कोई ऐसे कोई बड़े प्रेम पूर्वक और मधुर संबंध तो पहले भी नहीं थे, है ना। हमेशा से आप वर्ल्ड वॉर की जब बात करते हैं तो आपको मालूम है जब दो पार्टों में दुनिया बटी हुई थी तो एक तरफ यूएस था, एक तरफ यूएसएसआर था, मतलब वो एक साथ तो कभी भी नहीं रहे, मतलब अलायंस में तो वो कभी भी नहीं रहे। हमेशा से उनके बीच में जो थी एक मनमुटाव की स्थिति हमेशा से बनी रही। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं इसमें और ज़्यादा हम चर्चा कर लेते हैं, और इंडिया और यूएसएसआर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन में ये सब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, अब कोल्ड वॉर की जब सिचुएशन आई, ठीक है, कोल्ड वॉर की जब सिचुएशन आई तो एक तरफ तो आपको मालूम है कि एक साइड अमेरिका था, ठीक है, एक साइड आपका यूएस था, एक साइड यूएसएसआर तो था, एक साइड पे अगर आप मानना समझे, अगर आप समझे तो इंडिया भी था। इंडिया क्यों था? क्योंकि इंडिया यूएसएसआर का बहुत ज्यादा दोस्त था, मित्र था। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया भी था। अब इसमें हो क्या रहा था कि ये चीज़ें जो थी, जैसे कि अगर आप पहले चले जाएंगे, बहुत पहले चले जाएंगे, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उस समय पे अगर आप चले जाएंगे तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत प्रोमिनेंट स्टेटमेंट था, जो उन्होंने दोनों कंट्रीज़ के प्रजातंत्र को लेकर कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत और यूएस जो है उसके बहुत पहले जाता है, वो दे गो बैक टू अ लॉन्ग टाइम, दे गो बैक टू एसोसिएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि किस तरह से, एक तो उनके बीच में उन्होंने कहा कि एक बहुत घना जिसको बोलते हैं कि बहुत एक गहरा रिश्ता भी है। किस सेंस में है कि उन्होंने कहा कि वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड दे आर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये बात जो जवाहरलाल नेहरू की है, ये बात बहुत लंबे अरसे तक रही भी कि हम जो हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और वह सबसे पुराना प्रजातंत्र है। ठीक है, तो ये एक उन्होंने कहा कि हम दोनों जो हैं वो पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। किस पे? हम पॉलिसी में बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी की, जिसमें बोला जाता है डेमोक्रेसी क्या, उसका जो फंडा है वो तो आपको मालूम है इब्राहिम लिंकन ने बहुत पहले दे दिया था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, राइट। तो वो अगर आपको मालूम है इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इब्राहिम लिंकन के उस फंडे पे चलती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर कहा जाए कि डेमोक्रेसी को या प्रजातंत्र को समझने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो इनिशियल अगर आप देखते हैं, शुरुआती तौर पे अगर आप देखते हैं तो यूएसएसआर से तो हमारे संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे। ठीक है, यूएसएसआर हमेशा से इंडिया का बहुत फ्रेंडली आप कह सकते हैं कि एक नेबर रहा, एशियन कंट्री है। तो हमें ऑब्वियसली आप कह सकते हैं, एक तो ये भी कुछ जो स्पेशलिस्ट हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि भैया ऐसा है कि हमारे पास कोई चारा था भी नहीं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं ना कि आप यूएसएसआर उस टाइम पे बिल्कुल पावर सेंटर हुआ करते थे, दो ब्लॉक्स थे, तो एक यूएस एक तरफ था, यूएसएसआर एक तरफ था। ठीक है, तो बिल्कुल दो ब्लॉक्स के बीच में अगर बात कही जाए, जब दो टाइटन्स का वॉर होता है ना, तो उसमें छोटी जो कंट्रीज होती हैं वो बीच में इन्वॉल्व हो भी नहीं सकती थी। तो हम तो आज़ादी हमको मिली थी, तो हम तो बिल्कुल ही बिल्डिंग ब्लॉक कर रहे थे, हम अपना देश जो है बनाने में लगे हुए थे, हम ये वॉर्स में तो पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात जिसको कहा जाती है, जैसे मैंने कहा कि एनालिस्ट बार बार इसको कहते हैं कि यूएसएसआर से जो हमारी दोस्ती थी वो बेसिकली क्या थी कि आप कह सकते हैं कि भाई पानी में रह के मगरमच्छ से तो बैर किया ही नहीं जा सकता था। एशिया की सबसे बड़ी कंट्री थी वो, एशिया की क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री आज भी है रशिया, राइट। तो हम उससे किसी भी तरह से उलझ तो सकते नहीं थे, हमारी दोस्ती थी एंड वी ऑलवेज शेयर्ड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद देम। अब हुआ ये कि कोल्ड वॉर के टाइम पे अब देखा जाए तो ऐसा नहीं कि इंडिया और यूएस बिल्कुल एकदम आमने सामने हो गए थे और हमने बिल्कुल कट्टी बट्टी कर ली थी और हमने कहा था कि नहीं हम तो तुमसे कट्टी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोल्ड वॉर का मतलब ये था कि बहुत ही शालीन तरह से आपको मालूम है एक स्ट्रेस चल रहा है, एक अंडर करंट ऑफ टेंशन चल रहा है, लेकिन वो बात खुल के सामने नहीं आई थी, है ना। खुल के किसी ने एकदम ऐसे विरोध नहीं किया था, इंडिया ने भी खुल के कोई यूएस का विरोध नहीं किया था, यूएस ने खुल के इंडिया का विरोध नहीं किया था। अब हुआ क्या था कि ये सिचुएशन जो है ये तो समझ में आ गई आपके। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब मैंने बात की आपसे जवाहरलाल नेहरू की, तो अगर वो बात समझने की कोशिश करें हम, तो जवाहरलाल नेहरू एंड कैनेडी गवर्नमेंट, कैनेडी भी उसी समय पे थे, है ना। जॉन एफ कैनेडी बहुत फेमस, बहुत बड़ा नाम वहाँ का की राजनीति का, मतलब इट इज़ वन ऑफ दी, बहुत कम पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको आप स्टेट्समैन कहते हैं। ठीक है, स्टेट्समैन की जब आप बात करते हैं, पॉलिटिशियन बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन एक लीडरशिप, ये स्टेटमैन्स क्वालिटी जो है वो हर पॉलिटिशियन में नहीं होती। तो इंडिया
इंडिया में जवाहरलाल नेहरू थे स्टेट्समैन जिनको दर्जा दिया गया था, और यूएस में जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है, तो जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे देखा जाए तो जब इंडिया की जब सिचुएशन हो रही थी, जब आपको मालूम है जब इंडिया और चाइना की वॉर की जब सिचुएशन हुई, तब कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब जॉन एफ कैनेडी ने इसका खुल के भारत का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि चाइना ने जो किया है वो गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने खुल के इस बात को कहा, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि कैनेडी जब तक थे, जब तक यूएस में थे, तब तक चीज़ें जो थी वो काफ़ी स्मूथ थी इंडिया के लिए। ठीक है, उसके बाद हुआ ये दुर्भाग्यवश, मतलब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि उनके जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि 1962 में, 62 की अगर हम बात करते हैं तो 62 में जो उनकी वाइफ थी जॉन एफ कैनेडी की, जो कि बहुत ही खूबसूरत महिला मानी जाती थी उस दौर की, मतलब बाद के दौर की लेडी डायना, और उस टाइम की अगर आप बात करते हैं तो जैकलीन कैनेडी। ठीक है, जैकी कैनेडी कहा जाता था उनको, जैकी कैनेडी। तो वो भारत आई थी, भारत और पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया था, और वो अनौपचारिक दौरा था, इनफॉर्मल दौरा था उनका, एज ए इनफॉर्मल डिप्लोमैट माना जाता था उनको। ठीक है, 1962 में आई थी, पालम एयरपोर्ट पे पहुंची, तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू उनको लेने गए, BK नेहरू उनको लेने गए, और कहा जाता है कि वो बहुत ही इनफॉर्मल सा था। वो घूमने आई थी, इंडिया का कल्चर हेरिटेज समझने आई थी। उस दौरे में वो कितने दिन उन्होंने क्या पॉलिटिकल बात की वो तो हुई नहीं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिस्कशन कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि वो उनकी वाइफ आई थी और वो उन्होंने कहा था कि दैट वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सनल विजिट, लेकिन उसकी चर्चा बहुत हुई थी। 1962 में जब कैनेडी यहाँ पे आई, जैकलीन कैनेडी यहाँ पे आई, तो वो जवाहरलाल नेहरू का जो प्रधानमंत्री का जो निवास था, निज निवास था, 3 मूर्ति भवन, वहाँ जाके रुकी। फिर BK नेहरू साहब की जो पत्नी थी और इंदिरा गांधी उस टाइम पे क्योंकि कंसॉर्ट थी अपने फादर की, तो वो वहीं रहा करती थी। तो वो उन्होंने काफ़ी उनके उनके लिए डिनर वगैरह बनाया, और डिनर वगैरह मतलब इंदिरा गांधी ने डिनर नहीं बनाया, मतलब उनके घर में काफ़ी कुछ वो रही, उन्होंने मेल मिलाप किया, बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है, बहुत इंटरनेशनल मीडिया में उसकी खबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लग गई, तो उसका मतलब ये भी हुआ कि एक तरह से इन्फ्लुएंस देखा गया। बट जैकी कैनेडी वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमेन एंड वेरी वेरी क्लियर कि उनको पॉलिटिकल डायमेंशन में नहीं पढ़ना है, वो उनके हस्बैंड का पूरा एरिना है, एंड शी हैज़ टू कीप द विजिट वेरी प्राइवेट। तो उसमें उन्होंने फिर ताजमहल गई वो घूमने, वाराणसी गई घूमने, उदयपुर जयपुर गई घूमने, ये सब हुआ। और ज़्यादा चर्चा की बात जो है वो उनके फैशन के लिए बनी। मतलब बात कहाँ से आई, बात वहाँ से चालू हुई कि भाई उन्होंने 9 दिन के विजिट में 22 आउटफिट पहने, मतलब ये जो था ये इंटरनेशनल न्यूज़ का हिस्सा बना। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी विजिट कितनी अनौपचारिक रही होगी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने उसको बैलेंस आउट करने के लिए वो पाकिस्तान भी गई, फिर वो इंडिया से जाके पाकिस्तान और पाकिस्तान में भी रही। तो उन्होंने बेसिकली इंडो पाक का दोनों का फ्रेंडली टूर किया था। अब बात ये हो रही है कि उस टाइम पे आप ये समझ रहे हैं कि जब उनकी वाइफ मतलब जॉन एफ कैनेडी जो कि फर्स्ट जो पोटस हैं, पोटस मीन्स क्या, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जब वो वहाँ पर उनकी वाइफ मतलब फ्लोटस किसको बोलते हैं मालूम है आपको, पोटस एंड फ्लोटस, ये भी मैं आपको बता दूं, कई बार आपने ये टर्म सुने होंगे लेकिन आपको होपफुली पता है कि नहीं पता। पोटस मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्लोटस मीन्स, बताइए फ्लोटस क्या हुआ, फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो एज अ फ्लोटस जब इंडिया आई तो उसका आप मतलब ये समझ सकते हैं कि कोई दुश्मन कंट्री में तो नहीं चली जाएंगी ना वो, मतलब कैनेडी साहब ने उनको रशिया तो नहीं भेज दिया घूमने के जाओ रशिया घूम के आओ, ऐसा तो नहीं हुआ। या ये तो हो नहीं सकता कि उन्होंने कहा हो कि नहीं तुम मेरा कोई आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अलग घूमने जा रही हूँ, ऐसा भी नहीं था, राइट। सो जब वो एज अ फ्लोटस वो इंडिया आई तो उसका एक अपना एक सिग्निफिकेंस है और उसको एक अपनी उसकी एक इंपॉर्टेंस है, राइट। अब मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ये बताना चाह रही हूँ कि इससे ये बात समझ में आती है कि 1963 तक इंडिया यूएस के जो रिलेशन थे, इससे ये बात समझ में आती है कि बिल्कुल ठीक थे। ठीक है, 62 में कैनेडी ने सपोर्ट किया, 62 में ही फ्लोटस की जो है वो इंडिया विजिट हुई। उसके अलावा 1963 में लेकिन क्या हुआ दुर्भाग्यवश, क्या आपको जैसे मालूम है कि नवंबर 1963 में कैनेडी की हत्या कर दी गई। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया 1963 में, जो कि बहुत बड़ा झटका था अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि उनने एक अपना बहुत ही फ्रेंडली पार्टनर जो है, फ्रेंडली जो उनका जो स्टेट्समैन है वो उन्होंने खो दिया था, फ्रेंडली काउंटर पार्ट जो है वो खो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और मतलब कहा जाता है कि इंडिया में उस टाइम पर जो अखबार छपते थे उन अखबारों पे बड़ी बड़ी हेडलाइन जो है ऐसे छपी थी जैसे कोई स्थानीय कोई अगर व्यक्ति है या स्थानीय कोई राष्ट्रपति है उसकी जब निधन की खबर आती है तो बिल्कुल वैसे
खबर छपी थी, कैनेडी शॉट डेड। हालांकि वो बहुत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शॉकिंग था सबके लिए, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ जो थी कैनेडी की जो हत्या थी वो पॉलिटिकल एजेंडा भी अगर देखते हैं आप, तो उसके बाद इंडिया का ग्राफ जो है वो संबंध जो है इंडिया के साथ वो नीचे, यूएस के साथ वो नीचे जाने लग गए। और निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन में, निक्सन के साथ ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें और भी हुई, आपको मालूम है निक्सन उसके बाद प्रेसिडेंट बने, फिर आपको बहुत सारी बातें और भी पता हैं, लेकिन उस समय से फिर चीज़ें जो हैं वो डामाडोल होने लगी। इंडिया की जो स्थिति थी, इंडिया का जो एक टाई था वो नीचे जाने लगा। ठीक है, उनके अपने यहाँ उनके होम फ्रंट पे उनके साथ और भी इशूज़ चल रहे थे, वाटरगेट स्कैंडल चल रहा था, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन बात ये हो रही है कि इंडिया के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें नीचे जाने लग गई। ठीक है, फिर जब आप 1970s की बात करते हैं तो 1970s में उसके बाद ये हुआ कि इंडिया उस टाइम पे फिर जब ये चीज़ें नीचे जाने लगी तो इंडिया का जो झुकाव था, जो ज़्यादा था, वो यूएसएसआर के साथ तो पहले से था, तो इंडिया थोड़ा ज़्यादा और यूएसएसआर की तरफ झुकने लग गया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू की भी डेथ हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई कब? 1964 में, मतलब मई 1964, 27 मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। और उसके बाद ये हुआ कि शास्त्री जी ने टेक ओवर किया। अब शास्त्री जी ने जब टेक ओवर किया तो आपको मालूम है कि हालात कितने बिगड़े हुए थे। 1965 की जो वॉर हुई पाकिस्तान की, उसके उस टाइम पे सिचुएशन कैसी हुई? उस टाइम पे जो निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन था उसने क्या किया? उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। या अपन को मालूम है कि उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट या डिफेंस हार्डवेयर जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई किया। इसके कारण क्या हुआ? इंडिया जो है वो यूएसएसआर के तो वैसे ही क्लोज था, यूएसएसआर ने हमको बैक किया। ठीक है, तो वो चीज़ चलती रही। उसके बाद मतलब ये हालात हो गए कि 1971 की जो वॉर हुई, जब इंडिया बांग्लादेश वाली बात हुई, तो इंडिया बांग्लादेश वाली सिचुएशन में जब इंडिया ने बांग्लादेश के लिबरेशन में मदद की, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से उसको बांग्लादेश बनाने में लिबरेशन वाला मूवमेंट था इंडिया का, उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे यूएस ने हमको काफ़ी, आप कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने हमको डराने धमकाने की भी कोशिश की कि इंडिया को बैकआउट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इंदिरा गांधी जिनको बोला जाता है कि आयरन लेडी थी वो। ठीक है, पहले तो वो गूंगी गुड़िया थी पॉलिटिक्स की, बाद में आके वो आयरन लेडी बन गई। उस टाइम पे कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि ये हमारा होम फ्रंट का मामला है, हमारे अगर सिचुएशन ग्रिम होगी, अगर हमारी कंट्री की सिचुएशन ग्रिम होगी तो हम वो स्टेप लेंगे जो हमें लेने की ज़रूरत है। मतलब इसमें कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने बहुत ही कड़ा रवैया अपनाया और इसका नतीजा ये हुआ कि यूएस ने क्या किया? यूएस ने 1971 की जो वॉर थी उसमें आप तकरीबन समझ लीजिए कि बे ऑफ बंगाल में उन्होंने तो अपने जहाज़ उतार ही दिए थे। वो तो अगर रशिया नहीं होता तो वो तो पाकिस्तान की ओर से उन्होंने पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को कर ही दिया था। मतलब इंडिया तो कोई कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाता, तो वो तो उस टाइम पे रशिया हमारी मदद को आया। ठीक है, तो रशिया जो रहा है वो हमेशा से हमारा बहुत ज़्यादा समर्थक रहा है और बहुत ज़्यादा हमारे फ्रेंडली टाइज रहे हैं। मतलब आज की डेट में भी अगर हम मिलिट्री की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि अगर हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो एक समय था कि इंडिया में 70% मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स थे वो सारे, जो हमारी जो डिफेंस जो था उसके सेक्टर में 70% जो था वो रशिया का था। आज भी है। हमारी जो ऑयल आता था वो रशिया से आता था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिससे रशिया के साथ हमारे संबंध रहे। अब पॉलिटिक्स में एक और बात समझो, जो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि पॉलिटिक्स में कोई भी फॉर एवर नहीं होता, कुछ भी फॉर एवर नहीं होता। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स। ये जो समीकरण बदलते हैं ना, ये अपने फ़ायदे के लिए बदलते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है? इसमें बात सिंपल सी ये हो रही है कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता। इन पॉलिटिक्स देयर इज नथिंग लाइक परमानेंस। ठीक है, जहाँ पे जो चीज़ें फ़ायदा होंगी आप उसकी तरफ झुक जाएंगे। मतलब मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सीधी सी बात है। देयर नो फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कोई भी चीज़, कोई भी कंट्री किसी भी की भी मदद फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रही है। आपको कोई ना कोई उसकी कीमत ज़रूर आप चुका रहे हैं, कोई ना कोई आपका लेन देन वहाँ पे ज़रूर हो रहा है। ठीक है, तो रशिया और हमारा भी ऐसे ही संबंध था। अब हुआ ये कि अगर आप बात करते हैं 1980s में, ठीक है, एक तो यूएस के साथ दूसरी चीज़ हमारे साथ ये हो गई कि जब वो पोखरण में, जब आपको मालूम है कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जब हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट था जो कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब हुआ। ठीक है, उससे यूएस जो है वो और ज़्यादा बौखला गया। मतलब वो तो इतना ज़्यादा वो हो गया कि वो तो बिल्कुल उस टाइम पे उसने कहा कि अब जो है वो बिल्कुल ही तना तनी वाली सिचुएशन जो है बिल्कुल ही दो भागों में, मतलब साफ साफ समझ में आने लगा था कि यूएस जो है वो थोड़ा सा एंटी हो गया है इंडिया के। ठीक है, अब हुआ ये उस टाइम पे अगर आप देखते हैं तो निक्सन के समय पे, जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन थोड़ी ग्रिम हो गई। फिर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, रोनाल्ड रीगन आए, यहाँ पे इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ? फिर राजीव गांधी बने। राजीव गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने।
उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते थे, वो तो पायलट थे, ठीक है, पायलट थे, उसके बाद सीधे वो पॉलिटिक्स में आ गए। अपने जो भाई हैं उनके, संजय गांधी, उनकी जब विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई उसके बाद। लेकिन हुआ क्या कि उनका जो विजन था वो बहुत डिफरेंट था। उनका विजन क्या था, वो चाहते थे कि दुनिया में जो भी ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो चाहते थे एडवांसमेंट आए टेक्नोलॉजी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में एडवांसमेंट आए। और वो कब से आए, मतलब वो किस तरह से आ सकता था कि आप जो कंप्यूटर्स या देखते हैं या फ्लॉपी डिस्क वगैरह देखते हैं, या वो चाहते थे कि जो कंप्यूटर जो है, मतलब जो जिस तरह से आप डिजिटलाइजेशन की आज हम बात करते हैं उसकी नींव अगर आप बात करते हैं तो राजीव गांधी ने रखी, ठीक है। और वो ये बात जानते थे, इसमें आपने सैम पित्रोदा का भी नाम सुना होगा। लेकिन उसमें बात क्या हुई कि उसको एक चीज़ जो थी, जो विजन उनको बहुत क्लियर था कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं तो क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूएस में हो रहे थे, वहाँ पे आपको ने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का नाम जो था वो ऑलरेडी आ गया था, चीज़ें जो थी वहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो ये समझ में आया कि अगर आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में करना है और अगर आपको भारत को 21वीं सदी का भारत बनाना है जो कि अपने आप में टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, तो आपको यूएस की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। यहाँ पे यूएसएसआर के अपने जो झगड़े थे वो चल रहे थे उस टाइम पे। अब हुआ ये कि राजीव गांधी की इस टाइम पे, हालांकि यूएसएसआर में भी मिखाइल गोर्बाचेव से भी राजीव गांधी मिलके आए, और उनकी जो 1985 में जो विजिट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है मिखाइल गोर्बाचेव के साथ भी, जो वहाँ पे आप क्रेमलिन में उनसे वो मिलके आए, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे भी बहुत अच्छी और बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप और बहुत फ्रेंडली बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने रुख किया कहाँ का, यूएस का, और वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रोनाल्ड रीगन वहाँ पे बन गए थे राष्ट्रपति। रोनाल्ड रीगन ने उनको, राजीव गांधी को से मिले और काफ़ी फ्रेंडली, मतलब इनफैक्ट बहुत बात तक भी, अगर अभी आप देखेंगे तो अभी भी कई बार वो जो वीडियो है वो वायरल होता है कि जब राजीव गांधी मिलने गए 1985 में और 1987 में, वो उनकी आधिकारिक विजिट थी एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, रोनाल्ड रीगन से। और उनकी एक जो स्पीच उन्होंने वहाँ पे दी, वो स्पीच जब उन्होंने संबोधित किया था कांग्रेस को, मतलब यूएस कांग्रेस को उन्होंने जब संबोधित किया, जिसमें दोनों उनके सदन थे, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी और सेनेट भी, उनका जॉइंट जो सेशन था, जॉइंट जो उनका एड्रेस था टू बोथ दी सेशंस ऑफ कांग्रेस, उसमें उन्होंने एक जो स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, वो बहुत फेमस हुई, जिसको कहा जाता है दैट आई एम यंग एंड लाइक यंग आई टू हैव अ ड्रीम। India is the old country but a young nation and like young everybody and I am young and I too have a dream। ये जो उनकी लाइन है, I am young and I too have a dream, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया ने इसको सराहा, बहुत ज़्यादा इसमें इंटरनेशनल प्रेस ने उनको सराहा, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हुई। रोनाल्ड रीगन से उन्होंने जब ये बात की और एड्रेस किया, उन्होंने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से एक एड्रेस किया उन्होंने, और उन्होंने एक बात बोली कि जस्ट द डिस्टेंस ऑफ फ्यू ईयर्स कीप अस पार्ट, जस्ट few years, like उन्होंने विंक किया, and the media had the fun at that, right। और उस पर जब बात हुई तो वहाँ से एक फ्रेंडली नेगोशिएशंस की शुरुआत मानी जाती है। अब हुआ ये कि वहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हुई, इस पर बहुत सारे चर्चा हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में चर्चा हुई, डिफेंस मैकेनिज्म पे चर्चा हुई, इसके अलावा जो न्यूक्लियर था कि उसको आप कैसे न्यूट्रल रखेंगे या आप उसको फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, उसके ऊपर चर्चा हुई। उसके अलावा उस टाइम पे तमिल और सिन्हलीज का जो मूवमेंट चल रहा था, साउथ इंडिया में चल रहा था, जो कि श्रीलंका में चल रहा था, उसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हुई। तो बहुत सारी बातें वहाँ पर इस तरह की हुई, ठीक है। अब हुआ क्या, 1991 बड़ा इंपॉर्टेंट साल माना गया। क्यों माना गया 1991 इंपॉर्टेंट साल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? क्योंकि 1991 एक वो साल था जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, ठीक है, यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया। तो इसके बाद क्या हुआ, रशिया जो है वो बड़ी ताकत के तौर पे उभरा। और 1991 में जो विघटन हुआ सोवियत संघ का, तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ विघटन हो गई और उसके बाद रशिया निकला और रशिया जो है वो वापस उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया। वो अपनी इकोनॉमी से जूझ रहा था, वो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने में, अपनी चीज़ों को हैंडल करने में लगा हुआ था और उसको एज अ एस्टैब्लिशमेंट में टाइम लग रहा था। वो टाइम था जब इंडिया के साथ दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ हुई आपकी कि राजीव गांधी, जो कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन इंडिया में जनरल इलेक्शंस चल रहे थे, इन जनरल इलेक्शंस कॉल हो गए थे। राजीव गांधी का जब टर्म ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोई भी स्थायी सरकार नहीं बन पाई थी। चंद्रशेखर की सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार आई, बोफोर्स कांड में राजीव गांधी का नाम जो है वो सामने आया, लिप्त हुए, और उसके बाद सरकार जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें जो थी, सरकार ने अपना टर्म ख़त्म किया और उसके बाद जो सरकारें हैं वो दोबारा
वो नहीं हो पाई, मतलब एक जिसको आप कहते हैं कि स्थायी सरकार भारत में नहीं आ पाई। उसके बाद वीपी सिंह चंद्रशेखर, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद हुआ क्या कि 1991 में जनरल इलेक्शंस कॉल हुए। जनरल इलेक्शंस कॉल हुए तो उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम पे जब कैंपेनिंग हो रही थी, इसके टाइम पे जब कैंपेनिंग हो रही थी, तो ये बातें आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि सब कुछ आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैंपेनिंग के दौरान क्या हुआ, जब ये जैसे मैंने कहा कि जब वो यूएस गए थे 1987 में, तब भी उन्होंने किस पे बात की थी, जो सिनहलीज का वो चल रहा है, जो तमिल सिनहलीज का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है श्रीलंका में, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो लिट्टे था, जो इसको बोलते हैं लिबरेशन ऑफ द टाइगर तमिल एलम्स, वो उसका जो हेड था प्रभाकरन। अब ये हुआ क्या, इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेज दी श्रीलंका में, ठीक है, उन्होंने वहाँ भेजी क्योंकि जो उनका इंटरनल मामला था वो बात ठीक है, उसके अलावा लेकिन इंडिया में जो साउथ इंडियन जो वो थे रीजन्स थे, उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा था क्योंकि लोग जो है वहाँ से भाग के आ रहे थे, माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और इंडिया पे भी थ्रेट एक तरह का पोज हो रहा था, ठीक है। तो इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी वहाँ पे। उसकी वजह से क्या हुआ, लिट्टे का जो प्रभारी था प्रभाकरन, उसने पर्सनल ग्रज जो है वो राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री हमारे उनके अगेंस्ट ले लिया और उन्होंने कहा कि इसको जो है ये आदमी है, अगर ये 1991 में दोबारा प्रधानमंत्री बन के आ गया, ठीक है, तो ये 2 साल में फिर सरकार जो है भारत में गिर गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये हुआ, हट गई, मतलब उसके बाद फिर जैसे बताया वीपी सिंह की सरकार थी, फिर वो आपकी चंद्रशेखर की सरकार आई। उसके बाद क्या हुआ, वीपी सिंह की सरकार के टाइम पे आपको मालूम है कि मंडल कमीशन का चल गया, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उस टाइम पे वो हमारा जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ध्यान था वो वहाँ से हट गया। लेकिन 1991 में जब जनरल इलेक्शंस कॉल हुए तो राजीव गांधी की पॉपुलैरिटी जो थी वो पहले से ज़्यादा थी और ऐसा लगा कि इस बार भी 1991 में भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री दोबारा बन जाएंगे। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री दोबारा बनने से क्या होता, लिट्टे या प्रभाकरन का जो एजेंडा था वो फीका पड़ता। तो उसने कहा कि उसको राजीव गांधी को किसी तरह से रास्ते से हटाना है और किसी भी तरह से सुनिश्चित करना है कि राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री दोबारा ना बने। जनरल इलेक्शंस की कैंपेनिंग चल रही थी। मई 2021 में मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। पहली बार जो बॉम्बर था, सुसाइड बॉम्बर को इस्तेमाल करके एक लेडी थी धनु करके, उसने अपने पेट पे बेल्ट बांधा और उसने राजीव गांधी की हत्या कर दी, ठीक है। इसके पीछे लिट्टे का हाथ माना गया। श्री पेरुम्बदूर में ये बात हुई, घटना हुई। यहाँ से वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो दिशा थी, स्पेशली एशियन पॉलिटिक्स की, वो बहुत बदल गई थी। क्यों बदल गई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा वहाँ पे यूएसएसआर का विघटन हो गया, यहाँ पे राजीव गांधी की हत्या हो गई, इंडिया में बहुत ही कौतूहल की स्थिति बन गई, ठीक है। इस टाइम पे नरसिम्हा राव सरकार बनी। ये वही टाइम था जब आर्थिक स्थिति भी भारत की बिल्कुल चरमराई हुई थी। मनमोहन सिंह जी जो हैं, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो इस टाइम पे वित्त मंत्री बने, ठीक है। ही वॉज अ लर्नर्ड मैन, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट एज यू नो। उस टाइम पे उन्होंने भारत का जो सोना है वो गिरवी रखा और क्या हुआ कि इस टाइम पे हमको ज़रूरत किसकी पड़ी, क्योंकि चरमरा गई थी। वर्ल्ड बैंक हमारी सहायता करता। वर्ल्ड बैंक किसके इशारों पे काम करता है, यूएस के, है ना। मतलब बिल्कुल वो तो उसका आप मान सकते हैं कि एकदम उसका रखा हुआ तोता टाइप का माना जाता है वर्ल्ड बैंक। तो वो किसके इशारे पे काम करता था, यूएस के। तो हमें किसकी तरफ झुकाव करना पड़ा, यहाँ पे यूएसआर जो है, जो हमारा सपोर्टर था यूएसएसआर, वो तो अपने ही जद्दोजहद में लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्थिति थी वो वैसे ही हालात खराब हो गए थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। हमें झुकना पड़ा यूएस की तरफ, ठीक है, क्योंकि हम सपोर्ट चाहते थे वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। इस टाइम पे फिर बात किसकी हुई, बात हुई जो एलपीजी टेक्नोलॉजी, जो एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी युग कहा जाता है भारत में, उसकी शुरुआत हुई। एलपीजी मतलब क्या, गैस के सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं, एलपीजी मतलब क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई भारत में, ठीक है। ये वो युग माना जाता है जो कि एकदम आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का टाइम भारत में माना गया, ठीक है। और यहाँ से जब शुरुआत हुई तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है वो वापस एक तरह से ठीक उस पर आने लगे, ठीक समतल पे आने लग गए, क्योंकि जब भारत में क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी है और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आयाम थे, तो यूएस की जो कंट्रीज़ थी, हमें यूएस की ज़रूरत थी, यूएस को भी हमारी ज़रूरत थी। मतलब हमारी जो उनकी जो कंपनीज थी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस थे, जो बड़े बड़े उद्योग थे, वो क्या कर रहे थे, वो इंडिया की तरफ रुख करने लग गए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनके ऑफिसेज इंडिया में खुलने लग गए। हमें उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी ज़रूरत थी और हमें वर्ल्ड बैंक की तो ज़रूरत थी ही। तो हमारा जो आप कह सकते हैं एक रिलेशनशिप जो है वो
ठीक हो गया। वाइल यूएसएसआर के विघटन के बाद रशिया अपना फुटहोल्ड बनाने में लगा हुआ था, ठीक है, रशिया अपना फुटहोल्ड बनाने में लगा हुआ था। तो ये वो टाइम था जब इंडिया यूएस के टाइज जो हैं वो एक अलग उस पे आए, समतल पे आए। और इसके बाद भी चीज़ें जो थी आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से रोलर कोस्टर राइड रही है इंडिया यूएस की, मतलब एक तरह से नहीं चले हैं। जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि ज़रूरतें बदली हैं, जैसे जैसे समीकरण बदले हैं, वैसे वैसे हमारे रिलेशनशिप भी आपस में बदले हैं। अब इंडिया में घुसपैठियों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। 1999 में जब कारगिल वॉर हुई तो घुसपैठियों की और टेररिज्म की प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थी। ये बात हम यूएस से कहते थे, यूएस उस बात पे ध्यान नहीं देता था। अब हुआ क्या कि इसी बीच में 1998 में हमने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया। वो किया तो आपको मालूम है कि CIA हम पे कितनी ज़्यादा नज़र रखता था। आपने अगर वो पिक्चर देखी है, कौन सी पिक्चर आई थी यार अभी, वो जॉन अब्राहम की परमाणु ना, वो देखी है तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे ऊपर ध्यान रखा जाता था और कितने जिसको बोलते हैं सीक्रेटिव वे में उसका टेस्टिंग की है, परमाणु न्यूक्लियर टेस्टिंग की, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा हमको यूएस ने रोकने की कोशिश की थी और कितना ज़्यादा दबाव था हमारे ऊपर पूरे इंटरनेशनल मीडिया का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, कि हम ये न्यूक्लियर टेस्ट, ये न्यूक टेस्ट ना करें, राइट। लेकिन फिर भी हम उसमें सफल हुए और इनफैक्ट उसके लिए CIA ने ये बात बोली कि ये सबसे बड़ा, देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि इंडिया ने किसको कानो कान भी भनक नहीं पड़ने दी। और ये यूएस ने बड़ा इसको अदरवाइज ले लिया, उसने बड़ा अपने ईगो पे ले लिया कि यार ऐसे मतलब तुमने हमको बेवकूफ़ बना दिया टाइप का। तो उस पर बड़ी निंदा हुई। फिर उस टाइम पे बात हुई कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वापस काट लिए जाएंगे। अब उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात उन्होंने जब पहला हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी की थी, लेकिन तब बहुत ज़्यादा इंडिया को न्यूक्लियर इकोनॉमिक सैंक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता था यूएस के, ठीक है। चलिए खैर ये बात हो गई 1998 में। अब इसके बाद बात होती है, अब आ जाते हैं अपन सीधे कहाँ पे आ जाते हैं, टेररिस्ट अटैक जो हुआ 9/11 का। अब 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसामा बिन लादेन का, ठीक है, उसने आप कह सकते हैं कि यूएस की, जिसको आप स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं या पूरी की पूरी एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म या वॉर अगेंस्ट टेरर को आप कह सकते हैं कि उसने उसको ट्रिगर कर दिया, ठीक है। मतलब अभी तक जब तक हम उनको बोल रहे थे कि भाई हमारे ऊपर टेररिज्म का ख़तरा है, हमारे यहाँ ऊपर चीज़ें हो रही हैं, लश्कर तैयबा है और पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और टेररिज्म की गतिविधियाँ भारत में चल रही हैं, अटैक हो रहा है, तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसके घर में हुआ तब उसको ये समझ में आया कि नहीं यार, टेररिज्म जो है ये बड़ी समस्या तो है, इससे अब हमको निजात पाना है। उन्होंने बिल्कुल अपनी कमर कस ली। उन्होंने कमर कस ली तो उन्होंने क्या किया, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चलाया, जिसमें अब उन्होंने इंडिया को, या तो आप ये कह सकते हैं कि उनके एकदम से ऐसे उनको, जिसको बोलते हैं ना कि जब हमारे साथ कोई चीज़ होती है तो हमको समझ में आता है कि भाई साहब सामने वाला क्या भुगत रहा है, तो या तो उनके साथ ये हुआ या फिर उनको ये रियलाइज़ हो गया कि आपको बिना आप एक सपोर्ट के, बिना एक सपोर्ट सिस्टम के या इंडिया के सपोर्ट के बिना आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, या आपको वर्ल्ड सपोर्ट चाहिए होगा अगेंस्ट दिस फाइट ऑफ टेररिज्म, राइट। तो जब वो उसामा बिन लादेन को लेके, फिर आपको मालूम है फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से, राइट, कि उनका जो वॉर ऑफ टेररिज्म चला किस तरह का चला। तो फिर 2001 के बाद से फिर से हमारी जो सिचुएशन है, हमारे जो टाई हैं यूएस के साथ, वो 2001 मतलब वो 9/11 के बाद से हमारे जो टाई हैं उसमें फिर से परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। फिर यूएस जो है वो इंडिया की तरफ उसका झुकाव बढ़ने लगा। तो ये आप, तभी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि कभी ऐसे कभी नीम कभी शहद वाला हिसाब रहा है हमारा, बिल्कुल एक जैसे संबंध हमारे यूएस से नहीं चले हैं। अब इससे पहले कि हम इसमें और रीज़न समझें कि इंडिया और यूएस के अभी हाल में क्या स्थिति है, क्यों है, किस वजह से है, उसके लिए हम एक काम करते हैं। पहले अब अपन ये पढ़ते हैं मोर अबाउट न्यूज़, इसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो न्यूज़ है, मतलब 2+2 की बात हो रही है, वापस आ जाते हैं, रिवाइंड मारो अपने दिमाग में और आ जाते हैं अपन 2+2 पे। अब 2+2 पे अपन बात कर लेते हैं कि उसमें और चीज़ें क्या हुई हैं, ठीक है। इसमें जो हुआ था 2+2 डायलॉग में सबसे बड़ी बात थी, जैसे कि इसमें बोथ साइड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लुक फॉरवर्ड टू इंडियाज को होस्टिंग ऑफ द इंडो पैसिफिक चीफ कॉन्फ्रेंस। मतलब इसमें आगे क्या बात की जा रही है, चीफ कॉन्फ्रेंस जो IPACC होने वाली है उस पर रोल की बात हो रही है कि को होस्ट करने वाला है इंडिया, उसके साथ बात हो रही है। उसके बाद जब बात हो रही है इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना। जो बात होने वाली है, जो कब शेड्यूल्ड है होने को, 2023 में, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी बात हुई है, उन्होंने क्या अनाउंस किया, उन्होंने अनाउंस किया कंक्लूजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको MOU बोलते हैं, ये तो आपको मालूम है, राइट, ऑन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस
space situational awareness and pledge to expand bilateral space cooperation। मतलब बात क्या हो रही है कि स्पेस न्यूट्रलिटी की बात हो रही है और स्पेस कोऑपरेशन में दोनों की जो सहभागिता है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा कि स्पेस के ऊपर, स्पेस न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर बहुत बात हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि स्पेस वॉर की जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने चेताया है कि चाइना जो है अब ज़मीन तो ठीक है, अब वो स्पेस वॉर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ये भी मैंने एक शॉर्टी नोट सीरीज में पूरा बनाया है, इसको आप पढ़िएगा कि कैसे बैटल ग्राउंड के तौर पे चाइना जो है वो स्पेस को यूज़ करने में लगा हुआ है और हमें कहीं ना कहीं अब इसको रोकने की ज़रूरत है। इसमें भी यूएस के साथ बड़ी चोट हुई है। क्या चोट हुई है इनके साथ? पहले एक्चुअली क्या था कि पहले जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, ठीक है, अब पाकिस्तान का जो बिल्कुल ही समर्थक कौन है? चाइना है, आपको मालूम है, ठीक है। तो चाइना पहले क्या होता था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फंडा था, तो ये चाइना को लेके भी कोई बहुत ज़्यादा इनका कोई ऐसा कड़ा रवैया नहीं था, ठीक है। चाइना जो था बढ़िया काम कर रहा था। और देखा जाए तो चाइना, हमें मौका मिला था, जो ओपन विंडो मिली थी, जो हम चूक गए थे, वो चाइना ने नहीं चूका था, तो उसको एक तरह से सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। उस टाइम पे जो इकोनॉमिक मार्केट था जो चाइना ने खोल लिया, जो हम नहीं खोल पाए, उसका उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। मतलब 1950s तक जब हम बात करते हैं तो इंडिया और चाइना माना जाता है बिल्कुल बराबर है। फिर एक वो फेज़ आया जब इंडिया की इकोनॉमी आगे थी और चाइना की इकोनॉमी हमसे पीछे थी। 1978 के बाद उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी है, तो फिर आज आप समझ रहे हैं कि यूएस के लिए वो सरदर्दी बन गया है, क्योंकि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग, जिसको आप कहते हैं ना इकोनॉमी, मतलब जो टॉप मोस्ट, आज की बात में हम बात करते हैं हेजमनी की। जब हम हेजमनी की बात करते हैं तो पहले यूएस हेजमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस हेजमनी में जब हम बात करते हैं सॉफ्ट इंटरेस्ट की या हार्ड पॉलिटिक्स की या स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिक्स की, या हम हेजमनी की, या एक जिसको बोलते हैं वर्चस्व की, उसकी या डोमिनेंस की, जब हम ये सब बातें करते हैं तो यूएस का नाम आता है। आज उसको टक्कर कौन दे रहा है पूरे वर्ल्ड में? कौन दे पा रहा है? रशिया। और अपना यूक्रेन तो अपने झगड़े में लगा हुआ है, उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो अपने में ही लगे हुए हैं अभी। रशिया का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी जितनी एक्सपोर्ट हैं, जितनी भी उसकी आप कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म है, सब कुछ उसने कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया है? यूक्रेन में। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके जो असाइनमेंट्स हैं, जो कंसाइनमेंट्स हैं, जो कि वॉरशिप के लिए या डिफेंस मैकेनिज्म के लिए उसके कंसाइनमेंट्स हैं, जो कि उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, उस पर भी उसने अभी रोक लगा के रखी हुई है या आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अभी रशिया को तो अभी अपन छोड़ देते हैं, अभी यूएस का सबसे बड़ा सरदर्द कौन हुआ है? चाइना। तो ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो चाइना का अब रोल आया है कि चाइना एक तरह से आप देखें तो जैसे तालिबान को भी एक तरह से कहा जाता है कि यूएस ने ही ओसामा बिन लादेन को बनाया था, ठीक है, उसके बाद वो सरदर्दी बन गया उनकी, ठीक है। तो यही चीज़ चाइना के साथ भी हुई थी। चाइना को इनिशियली चढ़ाने वाले भी यही थे, ठीक है। अब जाके ये हुआ कि चाइना ने इनको सरपास कर दिया, क्योंकि सरपास कर दिया और अब ये इनके लिए सरदर्दी बन गया। तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि इनको इंडिया के साथ अब इनकी मजबूरी भी हो गई है। बाकी जो रीजन्स हैं वो तो अपनी जगह हैं, पर इंडिया के साथ इनको साठगांठ करना या इनको साथ रहना अब इनकी एक तरह से मजबूरी भी हो गई है। वरना अगर ये चाइना को सप्रेस नहीं किया इन्होंने उसकी इकोनॉमी को, तो ये इनकी इकोनॉमी को खा जाएगा, ठीक है, ये वाली बात है। अब इसमें जब बायलैटरल स्पेस कोऑपरेशन में इसने इंडिया के साथ क्या किया है? समझौता किया है, संधि की है, ये एक वन ऑफ द थिंग्स है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, दोनों कंट्रीज जो हैं दे लुक फॉरवर्ड टू एक्सपेंशन ऑफ द यूसेज supported COVID-19 learning exchange virtual platform to include programs for more population group and allow cities and health officials to share best practices। अब COVID-19 का जब सिचुएशन आई हमारे यहाँ, तो आपको मालूम है कि इंडिया का, अगर आप डायस्पोरा की बात करते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर जो है, अगर आप यूएस के हेल्थ केयर सेक्टर में देखते हैं तो दो जगहों पे, एक हेल्थ केयर सेक्टर उनका देख लीजिए, एक टेक्नोलॉजिकल, एक टेक्निकल सेक्टर देख लीजिए, उसमें इंडिया के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। उसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको मालूम है क्लोरोक्वीन की अगर हम बात करते हैं, जो कि कोविड के लिए बहुत ज़रूरी था, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। इंडिया ने बहुत बड़ी मात्रा में वो यूएस को एक्सपोर्ट किया था। यूएस ने हमको वेंटिलेटर सप्लाई किए थे। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि लर्निंग एक्सचेंज जो है वो किया जाएगा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तौर पे, कैसे? जिसमें प्रोग्राम बनाए जाएंगे पॉपुलेशन ग्रुप के लिए, जिसमें ऑफिशियल्स जो हैं, जो हेल्थ केयर ऑफिशियल्स हैं वो, और सिटीज़ के या हेल्थ केयर ऑफिशियल्स जो हैं वो आपस में एक पोर्टल पे एक जिसको बोलते हैं एक डायस पे आएंगे और अपने जो प्रोग्राम है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अबाउट 2+2 डायलॉग, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 2+2 डायलॉग क्या होता है, थोड़ा वो समझ लें। यूएस इंडिया बहुत समझ लिया, आ गया होगा समझ में अभी तक का। आगे का मतलब 1991 से लेकर 2001 तक का, 2001 तक का तो समझ में आ गया ना, 2001 के बाद की बात करते हैं। बाकी वो जो कैम्सो और वो जो हमने एग्रीमेंट की बात की, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की, वो तो समझ में आ ही गया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज का। अब इसमें नेक्स्ट और बात करते हैं अपन, अभी पहले अपन 2+2 डायलॉग समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, 2+2 डायलॉग जो है फॉर्मेट है मीटिंग का, जो कि फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अलाइज और स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी इशूज
इशूज़ के लिए करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। यूएस के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं, रशिया के साथ करते हैं। रशिया जो कि है क्वाड से बाहर है, बाकी तीनों जो है हमारे साथ क्वाड में है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है वो क्या इनेबल करता है, पार्टनर्स को बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ईच अदर्स स्ट्रैटेजिक कंसर्न एंड सेंसिटिविटीज टेकिंग इनटू अकाउंट पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी बायलैटरल नेगोशिएशन जब होता है पॉलिटिक्स में तो कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई भी वहाँ पे एकदम परमार्थ का काम करने नहीं बैठा है। ठीक है, यूएस भी, और यूएस तो जिसमें से सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट है माइंडसेट में, यूएस अपना फ़ायदा सबसे पहले देखता है। ठीक है, उसका ये कहना है कि भाई अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है तो बढ़िया काम है, लेकिन वो ये परमार्थ करने नहीं बैठा है कि इंडिया का भला हो जाए इसलिए हम कोई काम करेंगे। ना 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 ना, इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहिए। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता। ये थोड़ा बहुत बेचारा यूएसएसआर हमारे साथ फिर भी करता था, यूएस हमारे साथ बिल्कुल नहीं करता। वो भी यूएसएसआर के विघटन के बाद वो भी चीज़ खत्म हो गई है। ठीक है, अब बिल्कुल नाम को कम्युनिज्म बचा है, अब कोई कम्युनिज्म ऐसा बचा नहीं है वहाँ पे भी। अब ये बात हो जाती है पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ बोथ साइड। अब इंडिया में अगर हम बात करते हैं 2x2 डायलॉग्स के, तो 4 स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिसमें से रशिया जो है क्वाड के बाहर है। अब अबाउट इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स, अब इतनी सारी मैंने बता दी, अब जाके बताओ, ये स्लाइड आई है इंडिया यूएस रिलेशनशिप की, पढ़ लेते हैं, डिस्कशन अपन वैसे ही कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स एंजॉय अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन एंडेवर, ड्रिवन बाय शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रेंज ऑफ इशूज एंड वाइब्रेंट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये समझ में आ गया? ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली जो भी हमने इतनी सारी बात हिंदी में की है उसी का अंग्रेजी वर्णन लिखा हुआ है। इन द सिंपलर भाषा में हमने क्या बातें की है, हमने अभी यूएस इंडिया के रिलेशनशिप की बात की, उसमें हमने काय की बात की, हमने डेमोक्रेटिक टाइप की बात की, हमने बात की कि भैया वो जो है वो दुनिया की सबसे पुराना प्रजातंत्र है और हम जो है क्या है, हम सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो हम बेसिकली डेमोक्रेटिक जो माइंडसेट है हमारा वो सेम है। ठीक है, डेमोक्रेसी में बहुत अंतर है हम दोनों की, लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट है हमारा वो सेम है। तो यहाँ पे बात आ जाती है ना कि शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है हमारी। ठीक है, हम दोनों ही जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो कन्वर्जेंस है ऑफ इंटरेस्ट वो बहुत सारे इशूज़ पे, बहुत सारे रेंज ऑफ इशूज़ पे सेम है, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो भी एक कारण है। अब इंडिया यूएस रिलेशंस हैव हैड अ टर्बुलेंट पास्ट, हमारा पास्ट टर्बुलेंट रहा है, जैसे मैंने कहा कि एकदम रोलर कोस्टर राइड रही है, ऐसी ऐसी, कभी नीम कभी शहद, कभी बहुत अच्छा, बिल्कुल आप कहें ना कि बिल्कुल स्मूथ रनिंग रही है, तो स्मूथ रनिंग अपनी नहीं रही। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पे जैसे मैंने कहा कि इंडिया पॉलिसी जो थी नॉन अलाइनमेंट की, हम तो नॉन अलाइनमेंट थे ना, हम तो बेसिकली नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, पंचशील में बिलीव करते थे, हम नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करते थे, लेकिन अंडर करंट में हम यूएसएसआर के साथ थे। ठीक है, भले ही हम एक पॉलिटिकल, आप कई बात जो हम कहें ना कि भाई बोली हुई बात जो है वो ये है कि हम नॉन अलाइंड थे, हम पंचशील के प्रिंसिपल्स में बिलीव करते थे, वो सब कुछ था, हम किसी का भी सहयोग नहीं कर रहे थे वॉर लड़ने में, लेकिन हमारा जो झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ था, ये सच्चाई है। ठीक है, अब इसमें आप एक बात समझिए कि रिलेशनशिप जो था अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के साथ या सोवियत संघ के साथ और यूएस पैक अलायंस का सबसे बड़ा इरिटेंट था। ठीक है, अब क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि क्योंकि हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं थी यूएस के साथ, बिल्कुल भी नहीं रही, सोवियत संघ से क्योंकि हमारी क्लोजनेस थी, तो ये चक्कर जो था वो उनको अखरता था, और उन्होंने क्या किया कि उनको इस बात की जो खींच थी, तो उसके बाद वो क्या करते थे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। ये अपन ने पूरा डिस्कशन कर लिया ना कि कैसे वो कनाडा के बाद चीज़ें बदलती चली गई, ये सब बातें हो गई। अब इसमें जब हम देखते हैं नेक्स्ट बात, अब कोल्ड वॉर जब एंड हुई तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ रिलेशनशिप में, विक्टन हुआ जैसे मैंने बता दिया यूएसएसआर का। ठीक है, और उसके बाद अपने यहाँ जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ वो भी समझ में आ गया आपको कि राजीव गांधी की हत्या हो गई और इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम भी आ गया। ठीक है, अब ये शिफ्ट जो हुए ये बेसिकली हॉल्ट हो गए कब, मई 1998 में। इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे परमाणु जो विस्फोट है वो हमने कर दिया, तो बहुत ही तेज़ परमाणु विस्फोट हुआ हमारा, इतना तेज़ हुआ कि बिल्कुल वो यूएस में बैठ के हिल गए। ठीक है, और उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि तुमने किया क्यों ये, जब उन्होंने इतनी सर्वेलेंस थी, इतनी ज़्यादा एकदम इसको बोलते हैं ना बास की नज़र रखी गई थी, उसके बाद भी हमने डार्क स्पॉट्स देखे और बहुत ही सीक्रेटली हमने इसको पूरी जो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी उसको प्लान किया और हमने उसको न्यूक जो है वो अपना टेस्टिंग की। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, यूएस ने इम्पोज कर दिया हम पे बहुत वाइड रेंजिंग ऑफ सैंक्शंस। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं 21वीं सदी की सेंचुरी की शुरुआत की, तो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट जो थे डाइवर्स सेट ऑफ इशू एरियाज काय के थे। पहली बात हो रही थी कि प्रिवेंटिंग एशिया फ्रॉम बीइंग डोमिनेटेड बाय एनी सिंगल पावर। ये उनके लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भाई साहब जिंदगी भर से लड़ाई चलती रही यूएसएसआर के साथ, है ना, एक साइड पे यूएसएसआर एक साइड पे यूएस, मतलब दो बड़े बड़े ब्लॉक्स माने जाते थे, दो सुपर पावर माने जाते थे। ठीक है, तो अब जब यूएसएसआर का विक्टन हो गया तो इनको लगा कि अब दूसरा
दूसरा यूएसएसआर इनके अगेंस्ट खड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो रशिया से इनको खतरा था। अब इन्होंने क्या किया कि पहली चीज़ जो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट आया वो इन्होंने कहा कि एशिया जो है भाई साहब, हम कुछ भी करें दुनिया में वो ठीक है, लेकिन एशिया जो है, हेजेमनी जो है वो हमारी चलनी चाहिए। हम दुनिया में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन एशिया में एक डोमिनेटेड सिंगल पावर नहीं होना चाहिए। सिंगल पावर नहीं होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान एज अ कोई वर्चस्व तो आप पाकिस्तान का एशिया में देख नहीं सकते थे। एक रशिया था, चाइना था, चाइना के साथ भी इनके आपको मालूम था कि आगे चल के संबंध जो है, इस टाइम तक संबंध जो है खराब होने लगे थे, क्योंकि 78 के बाद चाइना की जो इकोनॉमी है अभी तक सुपर पावर के तौर पे तो नहीं बनी थी या उतनी रईस तो नहीं की थी, लेकिन बढ़ने लग गई थी और आपको समझ में आ गया था कि चाइना जो है वो सरपास कर जाएगा। दूसरी, चाइना की जो फिलॉसफी थी, जो चाइना की जो पॉलिटिकल रूलिंग थी वो भी बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसकी यूएस से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। तो आपको मालूम था कि वो सीधे सीधे किस में बिलीव करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिजनेस वाले लोग हैं, मतलब ये कोई उसमें सोशलिज्म में बिलीव नहीं करते जो कि इंडिया करता है, ठीक है। तो इसको क्या करना था, इंडिया को उसने बैक करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि नहीं तो एशिया में किसी और सुपर पावर को उभरने का वो ना मिले, ठीक है, डोमिनेटेड बाय सिंगल पावर, ये रोकना चाहता था। दूसरी बात हुई, जैसे मैंने कहा 2001 के बाद क्या हुआ कि जब वो 9/11 के अटैक हुए, इसके बाद इनको समझ में आया कि भैया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में आपको सबको एक पेज पे रखना पड़ेगा। इसमें मतलब क्या बात समझ में आई कि इसमें समझ में आया कि भाई पाकिस्तान जिसको आप अभी तक बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई, निकल के सामने आई, जब वो ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर वगैरह भी हुआ तो पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में जो आपको नेपच्यून स्पेयर आपको मालूम ना सील्स ने किया था यूएस, अब उसमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसामा बिन लादेन या अलकायदा की अगर हम बात करते हैं तो तालिबान तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में भी उनके हाइड आउट्स थे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मतलब आज भी कहा जाता है उसामा बिन लादेन के ख़त्म होने के आज 10 साल बाद भी अगर आप बात करते हैं तो भी ये बात कही जाती है कि आज भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो हॉन्ट करता है उसामा बिन लादेन का भूत, है ना। तो ये बात थी, इस बेसिस पे उसको ये समझ में आया कि टेररिज्म को काउंटर तो करना पड़ेगा। टेररिज्म को काउंटर करने की बात हुई तो इसी पे मतलब अगर अभी जो बात हुई थी उड़ी की जो हमारी घटना हुई थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको विरोध किया था। पहली बार इतना खुल के उन्होंने किसी मतलब सीधे आके ऑन मतलब जिसको कहते हैं ना बाहर आके बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से इतना ज़्यादा उन्होंने निंदा की थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अरेस्टिंग द फर्दर स्प्रेड ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। अब ये मास डिस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो उसमें बात काय की आ गई थी, इसमें बात आई थी NFUs की। NFUs मतलब क्या, जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स में बात की थी NFUs की, NFUs मतलब हर वो कंट्री जो कि न्यूक्लियर वेपन है जिसके पास, जो कि न्यूक्लियर कम्पेटेंट है, उसने NFUs की बात की थी। NFUs मतलब नो फर्स्ट यूज़ की बात की थी, ठीक है। तो ये नो फर्स्ट यूज़ के लिए साइन की जा रही थी ट्रीटीज़ वगैरह, तो इसमें इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ की ट्रीटी साइन की हुई है, लेकिन किसने साइन नहीं की हुई है, चाइना ने नहीं की हुई है। चाइना ने ऐसी कोई ट्रीटी अभी तक साइन नहीं की है, ठीक है, कि हम पहला इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे। तो ये वाली बात हो रही थी कि आपको मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स को पीछे रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये एक हमारा जो सेम है इसमें USP है, ठीक है। तो इसमें बात क्या हो रही है कि ये भी हमारा एक कन्वर्जेंस अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट है। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग ग्लोबल कॉमन्स, मतलब ग्लोबल कॉमन्स, इसमें क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज में भी बहुत बड़ा समर्थक जो है हम एक दूसरे के हैं। मतलब इंडिया और US दोनों ही जो है क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं और काफ़ी सारी इसमें बातें करते हैं और काफ़ी सारी इस मामले में काम करने के लिए साथ में कंबाइन आए हैं, साथ में आए हैं, ठीक है। स्पेशली द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको स्लॉक बोलते हैं, ठीक है, स्लॉक बोलते हैं इनको, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जब इंडिया और ख़ासकर IOR में जब हम इसकी बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन में, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके ट्रेडिंग के हिसाब से। जो वर्ल्ड की ट्रेडिंग है, मतलब अगर आप मेजर ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, तो 60% ट्रेडिंग आप इनकी समझ लीजिए जो इंडियन ओशन रीजन में होती है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम बात करते हैं करंट हाइटेंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द US कैन बी एट्रीब्यूटेड टू 2 मेजर फैक्टर्स। इसमें से 2 चीज़ें मेजर फैक्टर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप छोड़ दीजिए कि क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ है, ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात हो रही है, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस तो अभी आपको मालूम है काटसा की वजह से जो अपन अभी डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा जो आपको बायलैटरल नेगोशिएशंस हैं, फॉरेन ट्रेड है, FDIs हैं, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। FDIs का फ़ायदा चाइना ने बहुत उठाया था, हम नहीं उठा पाए उतना, उस टाइम पे हमने क्लोज कर रखा था अपने आप को, ठीक है। और यही शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी, इसी वजह से चाइना हमसे इतना आगे निकल भी गया। खैर, अभी बात हो रही है कि दो मेजर फैक्टर्स क्या हैं। अभी बात हो रही है ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक की,
ठीक है। दूसरी बात हो रही है चाइना के मूव की। चाइना को लेके अभी दोनों की ही सरदर्दी बहुत बड़ी हुई है। हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा मुसीबत है ही, क्योंकि आपको मालूम है कि एक तरफ हमारे चाइना है, दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान है, और चाइना और पाकिस्तान जो है एक दूसरे के समर्थक हैं। मतलब चाइना पाकिस्तान के समर्थक है, पाकिस्तान तो क्या ही समर्थन करेगा चाइना का। लेकिन हाँ, मतलब अभी बात यह है कि ये बात बहुत तय है लेकिन कि अगर चाइना ने हमें, जैसे गालवान वैली में अभी हमको आपको मालूम है स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है, ठीक है, तभी वो जो अभी भर्तियों वगैरह की बात चल रही थी, अग्निवीर वगैरह की, और जिसको बोलते हैं ना अग्निपथ स्कीम वगैरह में भी, तो उसी की बात चल रही थी। लेकिन जो हमारा जो बेसिक जो माइंडसेट था वो यही था उसके पीछे कि हमें एक स्टेप्ड अप आर्मी की ज़रूरत होगी कि अगर हमें चाइना से निपटना है तो। अब इसमें हो क्या रहा है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए क्या है, जो हमारे लिए चाइना को से ख़तरा क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर चाइना अगर आया, जैसे नीचे की तरफ आया, अभी गालवान वैली तक पहुँच गया है, अक्साई चीन आपको मालूम है कि हत्याएं हुआ है उसने, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है कि नीचे भी उसने डोकलाम में जो चीज़ें हुई, या अभी जैसे ब्रिज वगैरह भी बना लिया है उसने। तो अगर चाइना आया, जैसे इंडिया की यह हालत है इंडिया की, अगर मैं ऐसे बना दूँ, इंडिया को पूरा समझ लेना है ना, भावनाओं को मैं नक्शा नहीं बना पाऊँगी, तो आप ये समझ लो कि यहाँ चाइना बैठा हुआ है, यहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान बैठा हुआ है। दूसरी चक्कर अपने साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। अब श्रीलंका में चल रहा है गृह युद्ध, यहाँ पे तो आपको मालूम है किस तरह के, अभी आपको मालूम है कि बिल्कुल तख्ता पलट की स्थिति हो गई है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो चुका है, मतलब जो गोट भैया थे वो भाग चुके हैं, जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल इकोनॉमिक मेल्टडाउन है। तो इसका इकोनॉमिक मेल्टडाउन का फ़ायदा कौन उठा सकता है? अगर इंडिया ने इसको सपोर्ट नहीं किया तो चाइना इसको सपोर्ट कर देगा, चाइना ने सपोर्ट किया तो एक इसकी जो हेजमनी है, जो एक आप कह रहे हैं कि एक जो इसका वर्चस्व है वो क्या कर सकेगा, अपनी डोमिनेंस क्या पे बना लेगा, ये इंडियन ओशन रीजन पे बना लेगा, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन अगर हमारे हाथ से चला गया तो फिर इंडिया हर तरफ से वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमारे ऊपर इतने आएंगे जिससे हम जूझ नहीं पाएंगे, हमारा कोस्टल एरिया जो है वो पूरी तरह से इनकी पकड़ में आ जाएगा। दूसरी बात, हमारी जो सॉवरेनिटी है और इंडिया का जो सिक्योरिटी है वो उसके ऊपर मेजर थ्रेट पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें से, अभी इसको तो हटा ही दें अपन। अब चाइना, पाकिस्तान का ये चाइना का कहना है कि भाई अगर चाइना ने हम पे इधर से हमला कर दिया, इन केस अगर इसने हम पे अंदर से हमला कर दिया, जो कि स्थिति बन रही है, वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, तो पहली चीज़ ये है कि जो हमें बोला जाता है ना, जो हमें कहा जाता है कि चाइना से हम मुकाबला करेंगे, द फैक्ट रिमेन्स कि चाइना से मुकाबला करने में अभी हम बहुत पिछड़े हैं। जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी सोच है कि हम अपने देश के लिए करना चाहते हैं, वो सब अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच अगर अपन देखें तो अपन उनसे हर मामले में अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। आबादी के मामले में हम उनसे पीछे हैं, जो कि अच्छी बात है, खैर ये तो अच्छी बात है, लेकिन खैर आबादी के मामले में ये चीज़ में ही हमें एक आगे आने की हमारी उम्मीद है उनसे, वैसे बाय द वे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ हमारे घर में हर एक चीज़ जिसको आपको लगता है ना कि हम अगर कंघी भी यूज़ करते हैं या ये बोर्ड भी अगर हम कर रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई इक्विपमेंट जो है वो चाइना में बना हुआ है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो चाइना इतना ज़्यादा हमारे घरों तक हम घुसपैठ कर लिया उसने कि हमारी इकोनॉमी को वैसे ही वो चरमरा सकता है, पहली चीज़। दूसरी बात जब हो रही है कि चाइना अगर यहाँ से आया तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान बैठा हुआ है यहाँ पे वेस्टर्न फ्रंट पे, मतलब ये हुआ बेसिकली कि भैया ईस्टर्न फ्रंट पे अगर इसने धावा बोला तो ये वेस्टर्न फ्रंट पे, और अभी भारत की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम दोनों फ्रंट पे लड़ाई कर सकें, ये हम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसके सपोर्ट की ज़रूरत है? इसके लिए हमें यूएस की तरफ देखना पड़ेगा, हमें यूएस की सपोर्ट की ज़रूरत है। बिना यूएस के सपोर्ट के हम इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। अब ठीक है, फ्रेंडली नेबर्स की अगर हम बात कर लें कि भैया हमारे फ्रेंडली नेबर्स कौन कौन है, अफगानिस्तान तो अब छोड़ ही दो, तालिबान के हाथ में चला गया। यहाँ पे अपन बात कर लें तो कौन बचा, नेपाल बचा, भूटान बचा, बर्मा है और बांग्लादेश है। ये बेचारे छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, वो कर क्या लेंगी? कुछ नहीं कर पाएंगी। मतलब लिटरली अगर चाइना में अगर बाढ़ भी आ जाए ना, अगर चाइना ने अगर धावा बोल दिया तो ये तो वैसे ही 4-5 जो है वैसे ही इनका तो काम लग जाना है, ठीक है। तो हम इनकी तरफ देख नहीं सकते, हमें बाहरी ताकत ही देखना पड़ेगा। रशिया अपनी झगड़े में लगा हुआ है अभी, तो बचता कौन है हमारे पास? यूएस। तो इसलिए हमें जो है वो यूएस का रुख करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यूएस हमारी तरफ क्यों आ रहा है? यूएस हमारी तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर एशिया में इंडिया जब तक उसका समर्थन कर रहा है और इंडिया को अगर वो सपोर्ट करेगा, तो इंडिया को अगर वो बड़ा बनाएगा तो वो चाइना को नलिफाई कर सकता है, या चाइना का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकता है, उसकी इकोनॉमी को पीछे धकेल सकता है और अपनी हेजमनी या अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रख सकता है। तो इस वजह से ये दोनों कंट्रीज जो हैं, इंडिया और यूएस, दोनों अभी एक पेज पे काम कर रही हैं। ये बातें मैं इसलिए समझा रही हूँ कि मैं आपको ये समझा दूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं तो
उसके पीछे की वजह क्या होती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ग्लोबल कॉमन्स की, तो ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं। ठीक है, चाइना मूव बोथ इन डोमेस्टिक एक्शन ऑन द कोविड पैंडेमिक एंड इन हांगकांग इंक्रीजिंगली प्रोवोकेटिव रीजनल बिहेवियर। हांगकांग को लेकर भी आपको मालूम है चिंगपिंग साहब का जो बयान आया है, चिंगपिंग साहब ने कहा है कि भैया वो जो पॉलिसी उनकी चल रही है, ठीक है, 2 स्टेट्स 1 गवर्नमेंट पॉलिसी, वो चलती रहेगी हांगकांग के मामले में। तो इसमें भी थोड़ा सा क्या है कि लोगों को दिक्कत तो हुई है, बाकी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनको भी दिक्कत हुई है, लेकिन वो जिनपिंग जो है वो मानने को तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चक्कर है। अब इसमें बात कर लेते हैं एरियाज ऑफ एंगेजमेंट की, कि हम किस बेसिस पे अब साथ में आ रहे हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं तो आपको मालूम है कि इंडिया में अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अभी फ़िलहाल इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस बहुत सही हैं। मतलब बहुत बड़े स्तर पे इंडिया जो है ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे, यूएस जो है ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे इंडिया का उभरा है। ठीक है, और इंडिया भी 9th ट्रेडिंग पार्टनर है, जो नंबर्स है उसमें 9th नंबर पे आता है। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज आर द की एस्पेक्ट ऑफ द यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस। बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एफडीआई या फॉरेन एक्सचेंज के लिए। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज स्टूड एट $146 बिलियन इन 2019 में। ठीक है, 2019 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर था $146 बिलियन पे। इसके बाद अगर हम 2020 में बात करते हैं तो टोटल यूएस इंडिया मर्चेंडाइज ट्रेड जो कि एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट था वो तकरीबन 2% था यूएस मर्चेंडाइज ट्रेड का और 12% था इंडिया का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात इसमें क्या हो रही है कि हम जो ट्रेड करते हैं, हम जो चीज़ें अपने यहाँ की वहाँ बेचते हैं, जैसे स्पाइसेस हो गए, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, मर्चेंडाइज हो गया, वो सब चीज़ें हम उनको देते हैं, वो हमें डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह देते हैं और काफ़ी कुछ अभी हद तक पेट्रोल भी हमें सप्लाई कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब ये बायलैटरल नेगोशिएशंस जो हैं बहुत अच्छे तौर पे अभी चल रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिंग पार्टनरशिप हमारे यहाँ मानी जा रही है। ठीक है, इंडिया वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स 11th लार्जेस्ट ओवरऑल गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर। अभी 9th पे आ गया ये नंबर। ठीक है, यह आंकड़ा पुराना है, अभी 9th पे आ चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स वॉज इंडिया लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड 3rd लार्जेस्ट मर्चेंडाइज इंपोर्ट सप्लायर आफ्टर चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आता है मर्चेंडाइज के मामले में अगर हम बात करें तो, और यूएस की अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। हमारा जो मर्चेंडाइज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ एक्सपोर्ट होता है, यूएस के मार्केट में। अब यूएस ने रिप्लेस किया मॉरिशस को एज 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि एफडीआई कहते हैं जिसको, राइट। कब? ड्यूरिंग 2021 विद इनफ्लो ऑफ यूएसडी कितना, 13.82 बिलियन। यूएस इज वन ऑफ द टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एफडीआई। अब जाके हमारे अगर हम एफडीआई की बात करते हैं तो यूएस जो है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना जाता है इंडियन एफडीआई के नाम पे, जो कि 5th टॉप मोस्ट में है, इन द 5 टॉप मोस्ट। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन से पहले हम एक और बात करते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से पहले अगर हम इसमें ओके डायस्पोरा आगे है तो हम डायस्पोरा की आगे बात कर लेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, स्लाइड्स बनाओ तो भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मल्टी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। तो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स कोऑपरेट क्लोजली एट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस, G20 एसोसिएशंस ऑफ साउथ एशियन नेशंस, जिसमें एशियान है, रीजनल फोरम है। मतलब किस तरह के इंटरनेशनल रीजन्स में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम साथ हैं, हम एशियान में साथ हैं, हम G20 में साथ हैं। अगर आप बात करते हैं तो यूएस ने हमारे लिए यूएनएससी में भी जो हमारा जो परमानेंट सीट है उसको बैक करने की बात की है। ठीक है, उसमें भी इसने हमको बैक करने की बात की है, और परमानेंट जो हमारा जो सीट है उसके लिए बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है एसोसिएशन ऑफ एशियान में है, रीजनल फोरम जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वर्ल्ड बैंक में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भी हम साथ में हैं। अगर पहली क्वाड की बात की जाती है तो इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया जो है पहला क्वाड है। ठीक है, इसमें अभी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो भी बात कर रही हैं कि उनको भी आना है, हो सकता है बढ़े भी, लेकिन अभी फिलहाल 4 मेंबर्स हैं इसमें। और लीडर समिट जो हुई है वो मार्च 2021 में हुई है। दोनों कंट्रीज ने रिट्रीट किया है कॉमन विजन फॉर द फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन की बात की है। इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टिमुलेशन लाने की बात हो रही है। इसमें जो बाकी इंडोनेशिया वगैरह है ना कंट्रीज जो हैं वो भी अभी कह रहे हैं कि हमें भी आना है। लेट्स सी आगे कैसा होता है। फिलहाल 4 ही कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इस पर विजन जो है उसकी इंडो पैसिफिक रीजन पे फ्री ट्रेडिंग की और ओपन एंड इंक्लूसिव मार्केट बनाने की और स्टिमुलेशन की बात की गई है।
अब डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो अगेन आपको मालूम है कि डिफेंस सेक्टर हमारा जो है वो मेजर डिफेंस पार्टनर हमारा बना है 2016 में, अगर आप बात करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन इज बेस्ड ऑन न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन। इसमें अगर आप बात करते हैं बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जब हमारे जो सोल्जर्स हैं या हमारे डिफेंस पर्सनल जो है वहाँ जाके ट्रेनिंग लेते हैं, वो जो है वो यहाँ आके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, पूरा जो हमारा जो रीजन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी काफ़ी चलते हैं और इसको आप कह सकते हैं ये जो है बेसिकली न्यू फ्रेमवर्क जो है इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन का, इसको रिन्यू किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कब 2015 में, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं तो कितना डिफेंस आइटम्स हमने इनसे ब्रोकर किए हैं, हमने इनसे यूएस डॉलर 21 बिलियंस के किए हैं, जो कि यूएस से कब से किए हमने 2008 से। तो उसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि हमने हॉविट्जर गन से लेके, अगर आप बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर से लेके, ड्रोन से लेके, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है इनसे इम्पोर्ट की हैं। सेवरल डिफेंस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड, लाइक ये तो अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि क्या है अपना लेमोआ, है ना। फिर अपन ने एक पढ़ा कॉमकासा, ठीक है, कॉमकासा जो कि अपना किसके ऊपर है, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी पे है, ये अपना लॉजिस्टिक एक्सचेंज पे है। इसके अलावा एक होता है ईसा भी होता है एक, और एक पता है क्या होता है, एक होता है अपना बेसिक एक्सचेंज बेका, ठीक है। ऐसे नाम याद रखोगे तो नाम याद हो जाएंगे, वरना अगर ऐसे नाम याद रखोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं अपन। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि अगस्त 2016 में हुआ था, ये है अपना लेमोआ, ठीक है। इसके बाद हुआ कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कि हुआ सितंबर 2018 में, ये है अपना कॉमकासा, ठीक है। इसके बाद हुआ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कि हुआ अपना दिसंबर 2009 में, जिसको ईसा बोलेंगे अपन। और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ अपना, जिसको अपन ने बेका लिखा है, ये हुआ अक्टूबर 2020 में। तो आप समझ रहे हैं, मतलब तकरीबन हर साल, हर एक साल के तकरीबन हर एक साल के अंतराल में अपने कोई ना कोई मेजर एग्रीमेंट जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड एग्रीमेंट हैं वो उनके साथ हुए हैं। 16, 18, 19, 20, मतलब 18, 19, 20 तो लगातार हुए हैं, 16 में भी हुआ है, 17 ही रह गया बस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। ये तो मैंने आपको बताया, एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो चलते हैं वो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे इसमें युद्ध अभ्यास मतलब हमारे यहाँ युद्ध अभ्यास बोलेंगे, विच इज़ क्या, वॉर प्रैक्टिस, राइट। वज्र प्रहार, थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा रही है लग रहा है। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार जो है वो डिफेंस एक्सचेंजेस प्रोग्राम है जो इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए। आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे डिफेंस की, तो यूएस डिफेंस तो ऑब्वियसली हर चीज़ में फर्स्ट पे है ही, हमें मालूम है कि हमें आर्मी, अगर हम उनकी मिलिट्री बात कर लें, थल सेना की, वायु सेना की या नेवल की, तीनों ही उनके टॉप मोस्ट हैं, वो ठीक है। लेकिन इंडिया की भी टॉप मोस्ट आती है, लाइक पूरे अगर वर्ल्ड की अगर आप बात करते हैं डिफेंस की, तो हमारा 5th रैंकिंग पे आता है, ठीक है। चाइना 3rd रैंकिंग पे आता है, रशिया 2nd रैंकिंग पे आता है, हमारा 5th रैंकिंग पे आता है, जिसमें से हमारी जो मिलिट्री है वो 3रे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री है पूरी दुनिया में। 4थे नंबर के सबसे बड़ा एयरफोर्स जो है वो हमारे पास है। नेवी में हमने जो अपना 7वां स्थान है वो बना के रखा हुआ है। INS विक्रमादित्य और विक्रांत के बाद आप मान सकते हैं कि और ज़्यादा जो है वो स्टेप अप हो सकता है, हमारी नेवी और ज़्यादा अच्छा कार्य कर रही है और 7th पोजीशन पर भी है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब इतना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इतना ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस है, तो वहाँ पे जब एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे तो दोनों एक दूसरे से कोई ना कोई सिम्बायोटिक जिसको फ़ायदा है वो दोनों ही साइड पे मिलेगा, ठीक है। 2 कंट्रीज़ बायलैटरल एक्सरसाइजेस करती हैं जो कि दे डू विद ईच अदर कंट्री, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इन एडिशन टू द नंबर ऑफ सर्विसेज टू सर्विस एक्सरसाइजेस इन 2019 की अगर हम बात करते हैं तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसमें टाइगर ट्रम्प वॉज कंडक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 2019 में हुआ था ये, ठीक है। टाइगर ट्रम्प करके कहलाता है ये। अब जब हम बात कर लेते हैं इसरो और नासा की, तो आपको मालूम है इसरो और नासा मतलब जब हमारा मंगलयान गया था ना, मॉम हमारा मिशन कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम पे नासा ने बाकायदा हमको टैग करके कहा था कि वो फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर कोलैबोरेशन विद इसरो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पेस कोऑपरेशन की, तो इंडिया यूएस कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बिन ग्रोइंग स्टेडली अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि 2005 में साइन हुआ था, जो कि रिन्यू कर दिया गया था 10 साल के लिए 2019 में, ठीक है। पहले अगर अपन देखते हैं ना, जब हम बात करते हैं, अगर आपको ये मालूम है, जब मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब हमने
नम्बी नारायण सर की स्टोरी की थी, उस टाइम पे आपको मालूम है कि उस टाइम पे जब हम क्रायोजेनिक इंजन्स की बात कर रहे थे 1990s में, उस टाइम पे ज़रूर जो उस टाइम पे तत्कालीन राष्ट्रपति थे वहाँ के बुश साहब, उन्होंने ज़रूर वो कहा था, एक तरह से उनको ये था कि भाई अगर इंडिया में क्रायोजेनिक इंजन्स आ गए तो क्या होगा, आप हो सकता है स्पेस की जो वो चल रही है अपनी जो स्पेस में, हो सकता है कि नासा से कम्पीट करने लगे या नासा से ओवर स्टेप कर जाए नासा को इसरो, ठीक है। तो उस टाइम पर उन्होंने रशिया को कहा और रशिया पर दबाव डाल के वो सैंक्शन पीछे ले लिए थे, जो मसौदा था, जो एग्रीमेंट था वो पीछे करवा लिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे तो चीज़ें थी, उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन फाइनली फिर भी हमने कहा कि नहीं, हम तो क्रायोजेनिक इंजन जो है बना के रहेंगे, और हमने काफ़ी सारे उस पर विकास इंजन और उस पर फिर वो नम्बी सर की जो स्टोरी है वो आप देखिएगा, वो पूरी स्टोरी की है मैंने मिनी जानकारी सीरीज़ में, वो आपको सुन के और पढ़ के मज़ा भी आएगा, पढ़ के नहीं सुन के ही आएगा, एक्चुअली मज़ा भी आएगा, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो फॉरेन एजेंसीज होती हैं, CIA जो है इट इज़ अ वेरी श्रूड एजेंसी, मतलब US इस मामले में बहुत श्रूड है। कोई भी अगर इंडिया या कोई भी कंपनी या कोई भी जिसको कहते हैं आप पॉलिटिकल सेटअप, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करे तो वो कोशिश करता है कि किसी भी क्षेत्र में तो वो उसको दबाने की या ख़त्म करने की कोशिश करता है, जो अभी चाइना के साथ कर रहा है। तो ये चीज़ उसने हमारे साथ स्पेस के मामले में की है 1990s में। लेकिन फिलहाल जब अभी बात कर रहे हैं हम, तो US इंडिया कोऑपरेशन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी आप आगे बढ़ने की बात कर रहा है, क्योंकि उसको एक चीज़ समझ में आई कि उसका जो पहला इंडिया ऐसी कंट्री थी जो कि पहले अपने मिशन में मार्स तक पहुंची थी, और स्पेसएक्स की जो वो थी ना, मतलब जो लागत थी उससे भी कम बजट में इंडिया जो है वो मार्स तक पहुंच गया था। तो इस चीज़ से उन्होंने, वो माने या ना माने, लेकिन उनको एक तरह से ये अवेयरनेस तो आ गई थी कि भाई अब ऐसा है कि अगर आगे बढ़ना है, नासा को और ज़्यादा तरक्की करनी है, तो अब कोऑपरेशन अच्छा रास्ता है, ठीक है। तो फाइनली 2005 में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, और ये 2019 में 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। Now, India and the US have a long history of cooperation in the civil space arena in Earth observation, satellite navigation, space science and exploration. The ISRO and NASA are working together to realize a joint microwave remote sensing satellite for India observation named NISAR. ये इनका एक joint collaboration है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो किताबों में चीज़ें लिखी होती हैं कि हमेशा से बहुत मधुर संबंध थे, हमेशा से बहुत ज़्यादा मधुर संबंध नहीं थे, ठीक है। हाँ, कोशिश कर रहे थे, बैक ऑफ द माइंड एक वो जेलसी वाला फैक्टर होता है ना, वो सिर्फ इंसानों में नहीं होता, कई बार वो कंट्रीज़ में भी होता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं था कि इनको हमसे कोई प्रॉब्लम थी या ये इनको हमसे कोई दिक्कत थी या दुश्मनी थी, ऐसा कुछ नहीं था, बस उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमको पछाड़ दें, है ना। तो इस वजह से ये क्रायोजेनिक इंजन के मामले में इन्होंने थोड़ा सा किया था, वो नम्बी नारायण सर के मामले में भी किया गया था। मतलब वो अब CIA का डायरेक्ट हाथ है या नहीं है, ऑब्वियसली वो तो कोई भी नहीं मानेगा, है ना। वो तो आप किसी भी एजेंसी से पूछेंगे कि भाई तुमने ये षड्यंत्र रचा था, तो कह देंगे कि नहीं, हम तो बहुत इनोसेंट है, हमने क्या किया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बोलते हैं, लाइक अनऑफिशियली अगर आप बोलते हैं, तो US ने हमें पीछे करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली आज की तारीख में बात यह है कि आज की तारीख पे हमारे जॉइंट कोलैबोरेशंस होते हैं और हमारे एग्रीमेंट उनके साथ चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब डायस्पोरा की बात कर लेते हैं, जिसमें पीपल टू पीपल टाई है। जो इंडियन US डायस्पोरा है, इसकी अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी क्या है, रीज़न है जिस वजह से इंडिया और US जो है, ख़ासकर अगर आप US की बात करते हैं तो इंडिया पे निर्भर है, ठीक है। डायस्पोरा, ज्योग्राफी में ये टर्म सुना होगा। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक जगह के जो लोग होते हैं वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में जैसे रहते हैं, जिनको आप मोटे तौर पर अगर आप कहते हैं कि US में जाके जो हमारी आबादी जो वहाँ पर रह रही है उसको NRI बोलते हैं हम, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, राइट। तो अगर आप डायस्पोरा की बात करेंगे तो बेसिकली पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल एंड दी citizens of our country or the Indians, the old people of Indian origin, जो कि अभी US में रह रहे हैं। और ये वो क्लास नहीं है जो कि लेबर क्लास है, ठीक है। ये वो क्लास है, जैसे कनाडा में तो अपन क्या बोलते हैं कि कनाडा में अपन बोलते हैं कि पंजाब से बहुत ज़्यादा जो ट्रकर्स हैं वो इंडिया से गए हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं कनाडा की। लेकिन US में जो डायस्पोरा है वो देखा गया है कि वो टेक्निकल डायस्पोरा है, वो प्रोफेशनल्स एजुकेटेड डायस्पोरा बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं अबाउट 4.2 मिलियन इंडियन अमेरिकन जो हैं या इंडियन ओरिजिन पीपल जो हैं वो करते हैं रिसाइड US में, 4.2 मिलियन का आंकड़ा है ये, ठीक है। और वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी ओन कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन अमेरिकन जो हैं 3.18 मिलियन अगर आप बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट एशियन एथनिक ग्रुप है जो US में है, पहली चीज़। दूसरी बात, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको मालूम है टेक्निकली जो ब्रेन ड्रेन की
थ्योरी अगर इंडिया में अगर आप बात करते हैं उसको अपन अलग रख दें तो आपको मालूम है कि जितना अगर यहाँ से जो यूएस पॉपुलेशन, जो इंडिया से जो स्टूडेंट्स बाहर यूएस पढ़ने जाते हैं वो तकरीबन अगर आप उनको काउंट करते हैं तो यूएस डॉलर 7 बिलियन का मार्केट है वो, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ और जॉब्स भी करते हैं, तो वो उसको जो साइड बाय साइड वो सिर्फ ना एजुकेशन सेक्टर को उनके के सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि वो उनकी वहाँ की इकोनॉमी को भी प्रोपेल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये मैं परमानेंट जॉब्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब वो यूएस में जाके एज स्टूडेंट्स पार्ट टाइम नौकरियाँ करते हैं, तो तब की बात हो रही है। उसके अलावा अगर हम डायस्पोरा की बात करते हैं तो आपको सिलिकॉन वैली में मालूम है आपको कि कितना बड़ा जो चंक है वो इंडियंस का है। अगर आप हेल्थ केयर में बात करते हैं तो आप जानते हैं कितने कितने इंडियंस वहाँ पर हैं। आप बड़े बड़े इसमें नाम ले लीजिए, आप इंदिरा नूई का नाम ले लीजिए, आप सुंदर पिचाई का नाम ले लीजिए, आप नडेला का नाम ले लीजिए, और भी कितने सारे नाम जो हैं, आप अगर जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम ले लीजिए, कितने नाम आपको निकल के आ जाएंगे। कमला हैरिस का नाम ले लीजिए, आपको कितने लोग इंडियन ओरिजिन के वहाँ मिलेंगे जो कि उनकी डायस्पोरा का हिस्सा है। और ये कहा जाता है कि अगर टेक्निकल सपोर्ट, अगर इंडिया अपना टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, सबसे पहला जो उनका डायरेक्शन होता है जाने का वो क्या होता है, यूएस होता है, राइट। तो वहाँ पे अगर हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके जो टेक्निकल सेटअप है, जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको संभाला हुआ है। ये भी अगर हम बोलें तो हम गलत नहीं बोलेंगे, राइट। तो अगर बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, अगर ये डायस्पोरा किसी तरह से वहाँ से हट जाए या अगर आप ये एथनिक ग्रुप जो है अगर आप किसी तरह से वहाँ से निकल जाए पूरा, तो यूएस की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी वो कितना भी कुछ भी बात कह लें कर ले, लेकिन वो भी हम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इस मामले में है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं, अब अगर हम बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस हम सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि अगर हम फेस कर रहे हैं इकोनॉमिक स्फेयर में, मेन डाइवर्जेंस जो है वो फार्मा पेटेंट्स का है, डेटा फ्लोज का है, ई कॉमर्स का, रेगुलेटरी प्रेसिशंस का है। टेरिफ के ऊपर अभी हमारी इनसे लड़ाई चल रही है, ठीक है, क्योंकि फाइनली इनने जो एल्यूमिनियम और कॉपर के मामले में किया है तो फाइनली हमने भी इनके ऊपर टेरिफ जो है वो लगा दिया है, वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मेन डाइवर्जेंस जो है वो फार्मा पेटेंट्स को लेके है, डेटा फ्लो को है। फार्मा में अमेरिकन वांट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ठीक है। ये क्या चाहते हैं बेसिकली, पेटेंट क्या होता है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक आपको मिल जाए पेटेंट, तो फिर वो बाहर नहीं बिक सकता। जैसे जेनरिक दवाइयाँ होती है ना, पेटेंटेड मेडिसिन होती हैं, वो महंगी होती हैं। जेनरिक में जब पता चलता है कि पेटेंट खत्म हो गया तो फिर बाकी कंपनीज भी जो हैं वो सेम उससे कंपोनेंट से दवाइयाँ बना सकती हैं और उसको जेनरिक बेच सकती हैं, इसलिए आपको जेनरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती हैं। ये मैं आपको दिमाग से बता रही हूँ डिफरेंस क्या होता है पेटेंट और कॉपीराइट वगैरह में, है ना। तो आप क्या चाह रहे हैं बेसिकली, कॉपीराइट वगैरह क्या होता है और जेनरिक में क्या फ़र्क होता है, पेटेंट में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने आपको समझाया। अब फार्मा के सेक्टर में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या चाह रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन चाह रहा है टू मोनेटाइज एंड रिकूप इन्वेस्टमेंट, जाके इंडिया चाहते हैं कि भैया हमारी जो कॉस्ट है वो लोअर हो और हमें ग्रेटर एक्सेस मिले, ठीक है। अब क्या है कि ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, ये चाहते हैं कि हम कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और हमें लॉन्गर टाइम तक मिले, तो इस पे हमारा थोड़ा सा इनसे नहीं पड़ती है हमारी, ठीक है। डेटा के मामले में यह है कि यूएस टेक करता है लाइट टच ऑन प्राइवेसी विद बेसिक कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। यहाँ पे इंडिया का भी मामला जो है थोड़ा सा हट जाता है, मतलब क्योंकि हम इनके इस मामले में तैयार नहीं होते। इंडिया की बात है कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पर अगर हम बात करते हैं यूएस की 2021 की, तो स्पेशल 301 रिपोर्ट आई है जिसने साइट किया कंसर्न कि बेसिकली पेटेंट ट्रीटमेंट जो है उनको हमारा समझ में नहीं आता है। हाई आईपी थेफ्ट रेट्स हैं इंडिया में, हाई आईपी थेफ्ट रेट है, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं और ट्रेड का सीक्रेट प्रोटेक्शन है जो कि उनको दिक्कत का मामला लगता है, ठीक है। यूएस ने और क्या कंसर्न जताई, उसने ये कंसर्न जताई परसिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। पहली बात है इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी हैं। अब क्योंकि हमारा क्या है कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव रूल्स हैं हमारे ई कॉमर्स को लेके, प्लेटफॉर्म्स को लेके, ठीक है, एंड अदर इशूज़ जो हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं या क्लाइमेट को करते हैं, जैसे हमारी रेगुलेटरी, अगर हम ट्रांसपेरेंसी पॉलिसीज़ जो है, लोकलाइजेशन पॉलिसीज। अब इंडिया में क्या है ना कि हम सोशलिस्ट हैं, ठीक है, सोशलिज्म में हम बिलीव करते हैं। अब हालांकि हम बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, वरना एक टाइम पे तो हम बिल्कुल ज़्यादा जो सब कुछ था वो गवर्नमेंट हैंडल करती थी, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर था, ठीक है। तो हमारी बहुत ज़्यादा सोशलिज्म की पॉलिसीज़ थी और ये जो थे ये बिल्कुल चाहते हैं कि इनका जो काम है वो मुनाफा है, ठीक है। इनको क्या काम है, ये जो अंकल सैम है इनको क्या चाहिए होता है, सिर्फ हर चीज़ में पैसा जो है, मुनाफा हो, हेजमनी हो, अपनी इकोनॉमिक जो अपनी सुप्रीमेसी है वो बनी रहे, ये चाहते हैं, ठीक है। तो इंडिया के साथ कई मामलों में इनके तालमेल उस मामले में बैठता नहीं था। अब तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट होते जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा होते जा रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मतलब हम तो अब रेलवेज़ भी बेचने के मूड में आ गए हैं, एयरपोर्ट्स
वगैरह तो हमने कर ही दिए हैं, बाकी मतलब अब तो जो सरकारी चीज़ें थी हमारे पास हम उसको भी प्राइवेटाइज करने पे आ गए हैं, तो वो चीज़ें ठीक है। लेकिन अभी तक जो हमारे बीच में दिक्कतें थी वो ये थी। और इन्वेस्टमेंट जो है क्लाइमेट का, जो कि इंडिया की रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लोकलाइजेशन पॉलिसी से उनको दिक्कत थी, ठीक है। इसके बाद जब हम बात कर लेते हैं, 2 कंट्रीज आर लॉक्ड इन द लो इंटेंसिटी ट्रेड वॉर। एक तरह से आप कह सकते हैं लो इंटेंसिटी ट्रेड वॉर भी है। क्यों चल रही है एक्चुअली, ये टेरिफ को लेके, जैसे मैंने कहा कि टेरिफ को लेके है, क्योंकि उनके स्टील और एल्यूमिनियम को लेके उनका क्या है, वो टेरिफ उन्होंने हमारे ऊपर लगाए थे 2018 में। तो हमने इसका क्या किया, हमने इसके बदला इनसे ये लिया कि हमने कहा कि भाई अब जो है हम भी टेरिफ इम्पोज करेंगे, और हम कितना करेंगे, 10 से लेकर 50% तक हम इस पर टेरिफ इम्पोज करेंगे, वो चीज़ें जो हमें यूएस से आएंगी। तो अब इनको इससे भी दिक्कत है, ठीक है। अब इनको लगता है कि नहीं आप क्यों करोगे, हम करेंगे, आप कैसे कर सकते हो। तो फाइनली इंडिया ने रिटेलिएट करने के लिए ये किया था, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड, यूनाइटेड स्टेट हैज लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स ओवर इंडियाज टेरिफ रजीम, स्पेशली इन एग्रीकल्चर की चीज़ों को लेकर इनको बहुत हमसे, हमारी जो टेरिफ पॉलिसीज़ है इनको दिक्कत है। ये खुद कुछ भी बना लें, इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं बना सकते, ठीक है, उस पर इनकी नाक पे आ जाता है। तो इंडिया बेसिकली अपोज करता है इनका जो यूएस स्टील और एल्यूमिनियम टेरिफ था और 2018 से था, तो इसी वजह से हमने ये लगाया था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब इन्होंने क्या किया, दूसरी चीज़ क्या की इन्होंने बेसिकली कैंसिल कर दिया इंडिया का डेवलपिंग कंट्री स्टेटस अंडर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो कि जीएसपी 2019 में। अब इसमें इन्होंने क्यों किया, इन्होंने पहली बात तो ये की कि आप G20 के सदस्य हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात आपका 0.5% से ट्रेडिंग जो है मार्केट शेयर जो है आपका इससे ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा कि डेवलपिंग कंट्री में आप नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब इसमें इन्होंने बहुत लोगों के किया, इन्होंने साउथ अफ्रीका का भी किया, ब्राज़ील का भी किया, बहुत सारी कंट्रीज़ के इन्होंने और भी रद्द किए, उसमें से भारत भी है। ऑलराइट, अब इसमें बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी स्पेयर क्या है। लैक ऑफ फॉर्मल अलायंस डज प्लेस सम सिस्टमैटिक लिमिट विच कुड मैनिफेस्ट एज डिफरेंसेस। इसकी वजह से कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जब हम बिल्कुल एक पेज पे नहीं होते ना किसी के साथ, जब हम कहते हैं कि भाई हम आपसे सहमत नहीं हैं, तो उसका मतलब कई बार इंसान ये समझता है कि भाई आप हमारे अगेंस्ट है, ठीक है। ये बात बहुत अलग होती है, किसी के अगेंस्ट होना एक बात है, किसी के सहमत ना होना बात अलग है, लेकिन ये कई बार स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस ले आता है। अब इंडिया रिमेन्स रिलक्टेंट टू बिकम फुली प्लेज्ड इनटू यूएस डिफेंस सिस्टम ड्यू टू इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू नॉन अलाइनमेंट। अब ये क्या चाहता है बेसिकली कि भाई कुछ भी हो, मतलब कैसे भी हो, अगर आप रशिया से हमारा वॉर हो तो, चाइना से हो तो, या कोई भी अगर ब्लॉक बनता है, हमारे अगेंस्ट जो पावर खड़े होते हैं, आपको हमारे साथ उसमें खड़ा होना है। ये चाहता है इंडिया का बिल्कुल एकदम, इसको बोलते हैं ना, इंडिया एकदम नतमस्तक हो जाए और बोले कि जैसा तुम कर रहे हो हम वैसा करेंगे, ठीक है। तो इंडिया कहता है कि भाई साहब ये तो हम नहीं कर पाएंगे, मतलब हम तो नॉन अलाइनमेंट वाले लोग हैं, हम तो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, हमारी तो पॉलिसीज पंचशील की है। तो हम तो जब यूएसएसआर के साथ भी थे तब भी हमने उनको खुल के, मतलब आपके अगेंस्ट हम खड़े नहीं हुए, ठीक है। हम यूएसएसआर का के साथ थे, लेकिन हम, वो हमारे दोस्त थे, वो सब कुछ है, लेकिन हम आपके एकदम ऐसे अगेंस्ट खड़े नहीं हो गए थे, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं हो गई थी, ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पे भी। लेकिन अब ये बात होती है कि वो कहता है कि नहीं नहीं आपको हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पूरी तरह इस पर 100% इनका समर्थन नहीं करते, तो इनको इससे बात से दिक्कत है हमसे एक तो। उसके बाद जब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट कोल्ड वॉर वेरिएंट ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जब आप बात करते हैं, या कोल्ड वॉर वेरिएशन की जब आप बात करते हैं, मतलब जब इन्होंने कहा कि भाई एशिया में कोई सिंगल पावर नहीं होना चाहिए, तो ये इनको हमसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरी बात जब हम बात कर लेते हैं, India's preference for India to be pole in the multipolar world is also not entirely in coordinates with the American view that does not see benefit of multipolarity in the same way। अब इनको ये लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि यूएन में अभी जो वो सिक्योरिटी उसका ह्यूमन राइट काउंसिल वालों ने इनको निकाल दिया था रशिया को, तो इनका कहना था कि क्यों तुमने क्यों वोट नहीं किया उनके अगेंस्ट, मतलब हम वोट कर रहे थे, तुमको भी करना चाहिए था। अब क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो तो तुमको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। बच्चों वाले खेल नहीं होते हैं स्कूल में कि मेरी उससे कट्टी हो गई तो तुम भी उससे कट्टी कर लो, या मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ तो तुम भी उसके की दोस्ती कर लो, वो वाला हिसाब है इनका। इनको लगता है हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो भाई आपको भी करनी चाहिए, आप हमारे सपोर्ट में हैं, समर्थन में हैं, तो आपको ये भी करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये नहीं होता, इनको मल्टीपोलैरिटी का फंडा समझ में नहीं आता। इनको लगता है आप सिर्फ हमारे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, ठीक है, आप सिर्फ मेरे साथ रहेंगे, आप किसी और से बात नहीं करेंगे, आपने किसी और से बात की तो आपसे कत्ती हो जाऊंगा वाला फंडा होता है ना बच्चों का, वो बिल्कुल यूएस का वही हाल है, ठीक है। रादर यूएस ग्लोबल लीडरशिप एंड अमेरिकन प्राइमेसी
और वो वाशिंगटन ऑब्जेक्टिव, वो चाहते हैं कि भाई हम उनका जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम साधें। क्यों साधें भाई, क्यों साधें? अगर हमें नहीं लगता ठीक, हमारी कंट्री के लिए वो ठीक नहीं है, तो हम क्यों साधें? ठीक है, तो वो वाली बात हो जाती है। अब जब बात होती है यूएस ने फर्दर गिवन द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस मे बिकम मोर डिफिकल्ट। ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से जब वो विड्रॉ हुए, तालिबान ने उस पर किया, तो ये सारी चीज़ें, काउंटर टेररिज्म, उनका कहना है कि भाई तुम मल्टीपोलर हो गए तो ऐसे कैसे चलेगा यार, तुम मल्टीपोलरिटी पे आ जाओगे तो मतलब हमारा सपोर्ट कौन करेगा, हमारा अंधभक्त कौन रहेगा। तो उनको लगता है कि वैसे भी हम तो उनके अंधभक्त रहे नहीं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है, उनको चाहिए ना थोड़ा, उनकी ईगो को आपको थोड़ा सहलाने की ज़रूरत होती है, उनको चाहिए थोड़ा सा ये, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई है, दूसरी बात जो हो गई है कैट्सा की हो गई है। कैट्सा जैसे मैंने कहा वो क्या है बेसिकली, कैट्सा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अभी क्या करते हैं, हर जगह ना सैंक्शन काटने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे ईरान के मामले में इन्होंने हमको दिया था कि हम ऑयल जो है 6 महीने तक ले सकते हैं, कैट्सा में इन्होंने हमको छूट दी थी। 6 महीने बाद अगर आप लेंगे ईरान से तो फिर आपके ऊपर कैट्सा जो है वो लागू हो जाएगा। अब हुआ क्या है बेसिकली, कैट्सा की अगर हम बात करते हैं, कैट्सा की अगर हम बात करते हैं तो जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है बेसिकली क्या, डिफेंस परचेजेस की बात हुई थी, ठीक है। ऑयल तो बाद में इन्होंने डाल दिया जबरन, बात हुई थी डिफेंस परचेजेस की कि आप ईरान से, रशिया से और नॉर्थ कोरिया से कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर आपने किया, क्यों किया, इनको क्या दिक्कत है, रशिया तो इनके अगेंस्ट है ही, नॉर्थ कोरिया और ईरान से भी इनका बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, वो भी आपको मालूम है। तो इनका कहना था कि अगर आपने उनसे रिलेशन रखा तो फिर आपकी हमसे कट्टी हो जाएगी वाला हिसाब है इनका, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि अगर आपने ये किया तो आपको कैट्सा जो है वो लग जाएगा आपके ऊपर लागू, और आपके जो सैंक्शंस हैं वो आपसे आप पे इम्पोज कर दिया जाएगा और सैंक्शंस जो है वो लगा दिए जाएंगे, ठीक है। अब उसमें ये हुआ कि रशिया जो है, रशिया के डिफेंस कोऑपरेशन कॉम्प्लिकेट हुए, लिमिट टू यूएस डस विद शेयर्स विद सेल्स टू इंडिया। अब इंडिया ने, हालांकि क्या हुआ कि इन्होंने रशिया से, हमने बेसिकली बीच में तो हमने मिग 29 के जो हमारे होने थे, मतलब जो हाल में जो हमारे होने थे वो हमने कैंसिल कर दिए जो रशिया के साथ होने थे, लेकिन उससे पहले हमने S-400 जो है वो बिना कैट्सा की फिक्र किए, बिना कैट्सा के बारे में सोचे हमने रशिया से ले लिए। इस पर इनने हमको धमकाया कि हम तुम्हारे ऊपर कैट्सा इम्पोज कर देंगे, पर वो खैर जैसे मैंने आपको बोला कि वो कुछ अलग बातें थी, वेवर कुछ क्लॉज था जिसके कारण ये हो नहीं पाया, तो ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, तब से हम इनकी नज़र में आ गए हैं, हम इनकी नज़र में आ गए। इनका कहना है कि अब अगर तुमने कुछ भी किया तो हम तुम्हारे ऊपर कैट्सा इम्पोज कर देंगे। ये बात हुई थी ट्रम्प साहब के टाइम पे। अब बाइडन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसने थोड़ी सी ज़्यादा इसमें नकेल कसी हुई है, ठीक है। ये वाली बातें हुई हैं कि हम आपका इकोनॉमिक सैंक्शन और आपके सैंक्शन जो है वो रद्द कर देंगे। अब हुआ ये है कि इस पर एक्चुअली ये टर्की के साथ ये कर भी चुके हैं, टर्की ने भी 7-400 जो थे वो रशिया से लिए थे, तो उनने उस पर कैट्सा इम्पोज कर दिया है, ठीक है। अब इसमें बात ये हो रही है कि कैट्सा हमारे ऊपर अगर इम्पोज होता है तो हमारे क्या इंप्लीकेशंस होंगे, नहीं होंगे, हमारे लिए कितने मुश्किल हालात होंगे, नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने एक पूरा का पूरा शॉर्टी नोट सीरीज है उसमें डिस्कशन किया हुआ है, उस पर आप कीजिए। अब इनको दिक्कत ये है कि इन्होंने वेनेजुएला, और हम ईरान और वेनेजुएला से लेते थे, ठीक है, ऑयल, तो अब इनको उसमें भी दिक्कत आ गई है कि आपको ऑयल वहाँ से क्यों लेना है। ईरान तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, 6 महीने का इनने सैंक्शन दिया, फिर इनको दिक्कत हो गई। वेनेजुएला से भी इनको यही दिक्कत थी, वेनेजुएला से इनको ये दिक्कत थी। अब इन्होंने किया कि भाई हम आपको ऑयल देंगे, जितने दर में वो देते हैं हम उतने भी देंगे। अब इनके साथ ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता था हमको, ठीक है, तो भी इन्होंने कहा कि नहीं अब हम आपको उतने ही दर पे देंगे, तो ये बात चलती है। अभी जब ये रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी तो उसमें जब हमने रशिया से एक्चुअली बात हुई है कि जब हम क्रूड ऑयल लेने की, तो इस पर भी ये फिर फैल गए बुरी तरह। इनको लगा कि नहीं तुम ऐसे क्यों लोगे रशिया से, रशिया ने इतना बुरा किया, रशिया ऐसा कर रहा है, रशिया वैसा कर रहा है। तो हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर थी उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि देखिए हमारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या एनर्जी सिक्योरिटी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी नीड है हमारी कंट्री की, वो हम फुल करेंगे, वो हम फिल करेंगे। ऑब्वियसली हम कोई अगेंस्ट तो है नहीं किसी के भी, ना हम इस वॉर का हिस्सा हैं। अगर हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है तो हम किसी और कंट्री की बात क्यों सुने। मतलब पता चला कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, हमारे यहाँ जो है फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, हमारे यहाँ जो है वो हर चीज़ जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आप उसके अगेंस्ट हैं, तो ये तो कोई बात नहीं होती। अब बात हुआ कि यूएस ने, जब ये कैट्सा की बात हो रही है, कि एक्सप्रेस किया कंसर्न रिगार्डिंग, और इसी बात पे जो है ना बाइडन सरकार है वो इसी बात पे बात कर रही है अभी, ठीक है। अब खैर बात हो रही है, यूएस ने क्या एक्सप्रेस किया कंसर्न रिगार्डिंग न्यू स्ट्रीम्स ऑफ आर्म्स लाइक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इनकी बात क्या हो रही है, ये प्रोस्पेक्ट क्यों डिमिनिश कर देगा, इनको क्या दिक्कत है अगर हमने वहाँ से ले लिया तो। इनको बेसिकली क्या लग रहा है, इनको लग रहा है, अभी इनका कहना है, ठीक है, वजह तो ऑब्वियसली आप इतनी सारी बातें सुन के आप अंडर करंट तो समझ चुके हैं कि वजह क्या है, लेकिन अब इन्होंने इसका तर्क क्या दिया है मैं आपको ये बता रही हूँ। इनका तर्क इन्होंने ये दिया है कि इससे क्या डिमिनिश हो जाएगा, इससे डिमिनिश हो जाएगा इंटर ऑपरेबिलिटी पे असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, कि जो एक्सचेंज अपने प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, जो एक्सचेंज प्रैक्टिसेस चलती है, ड्रिल्स चलती हैं मिलिट्री की, उस पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है यूएस और इंडियन फोर्सेज में बीच में उसको हैम्पर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बेसिकली अगर ये सेंसिटिव
सेंसिटिव जो सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसिटिव वेपन्स की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो इनका कहना है कि वो शेयर हो जाएंगी, या उनकी एक आप तरह से आप कह सकते हैं कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी बाहर जा सकती है। ये इन्होंने इस पर जताया है, इसलिए इनका कहना है कि हमें इनसे नहीं लेना चाहिए। हालांकि हमने ले लिया तो इस वजह से ये चढ़ गए हैं। खैर, अभी हम जब बात कर लेते हैं सॉरी, डाइवर्जेंस ऑन WTO इशूज़। अब WTO की क्या बात हो रही है? बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। दो नेशंस एट टाइम्स यूज द WTO टू एनफोर्स ट्रेड रूल्स एंड सेटल ट्रेड डिस्प्यूट अगेंस्ट ईच अदर। अब WTO का रोल क्या होता है कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ इशूज़ हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो WTO में जाते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है, जो भी इशूज़ हो रहे हैं उनमें WTO रिजॉल्व कर देता है उनका। अब US या कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो आर क्रिटिकल ऑफ इंडिया, चाइना एंड अदर्स फॉर सेल्फ डेजिग्नेटिंग एज डेवलपिंग कंट्रीज टू क्लेम स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर WTO रूल। अब जैसे मैंने कहा ना कि US कई बार हमारा बड़ा सही होता है, कई बार उसको हमारे साथ बड़ा सही चलना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई, अगर जहाँ पे उसको खतरा लगता है कि उसकी वर्चस्व पे जहाँ पे खतरा आने की बात होती है किसी भी लेवल पे, तो फिर वो एकदम डिफेंसिव हो जाता है, बिल्कुल उस मामले में आ जाता है कि नहीं ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो अब कोई डेवलप्ड कंट्रीज जो है US और US के अलावा भी वो क्रिटिकल हैं किनके, मतलब इंडिया, चाइना या बाकी जो हैं, जो कि कंट्रीज जो हैं कि जो बढ़ती हुई इकोनॉमीज हैं, जो तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज हैं, सेल्फ डेजिग्नेटिंग है, डेवलपिंग कंट्रीज टू क्लेम स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, उनको WTO में ना मिले, ठीक है, इसमें उनको दिक्कत है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं, अगर हम US में, अगर हम 2021 की बात करते हैं, तो US ने वॉइस किया था सपोर्ट फॉर द कंसेप्ट ऑफ अ वेवर ऑफ सर्टेन WTO IPR ऑब्लिगेशन फॉर कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। IPR क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। WTO के IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑब्लिगेशन जो है कोविड-19 वैक्सीन को उनने वेवर करने की बात की थी, ठीक है। इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज सीक्स द ब्रॉडर WTO IPR वेवर फॉर कोविड-19 रिलेटेड हेल्थ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज। और इस पर हमने भी कहा था कि भैया वेवर होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी है, इतना बड़ा पैंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो वैक्सीन जो है कम से कम वो रेडिली और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए एट द कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग, ठीक है। तो ये बात हुई थी। डिफरेंस रिमेन ऑन अदर इशूज अंडर नेगोशिएशंस लाइक ई-कॉमर्स, कस्टम ड्यूटीज एंड फिशरी सब्सिडीज। मतलब इस पर तो ठीक है, इस पर तो हम एक ही पेज पे थे तकरीबन, उनने कहा था कम और हमने उनसे ज़्यादा कहा था, लेकिन बाकी डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है जैसे कुछ, जैसे टैरिफ की बात हो गई, या जिसको आप कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जिस हिसाब से टैक्सेशन है उसकी बात हो गई, या नेगोशिएशंस की जो ई-कॉमर्स के ऊपर बात हो गई, या फार्मा की बात हो गई, या IPR रूल्स की बात हो गई, या ड्यूटीज़ की बात हो गई, कस्टम ड्यूटीज़ की, या हमने फिशरीज़ की सब्सिडीज़ की बात हो गई, तो इस पर हमारे बीच में थोड़ा सा मतभेद चलता है, ठीक है। अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है हम ये समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म कन्वर्जेंस की हम बात कर लेते हैं। Notwithstanding the substantial disagreement between India and the US on a variety of issues, the relationship is too valuable to both the parties. US sees India's potential to be an important contributor to Asian security and prosperity. सीधी सी बात है, जितनी बातें मैंने आपको बताई इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जितनी हमको उनकी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत उनको हमारी है। वो कोई धर्मार्थ करने, परमार्थ करने नहीं बैठे हैं। अगर हमको हमको उनकी ज़रूरत है और उनको जिस दिन हमारी ज़रूरत नहीं होगी ना, वो बिल्कुल हमको चलता कर देंगे, बिल्कुल हमको रास्ता दिखा देंगे बाहर का, ठीक है। उनको हमारी उतनी ही ज़रूरत है, इसलिए कोई वो ऑब्लिगेशन हमारे यहाँ नहीं कर रहे, हमारे ऊपर नहीं कर रहे, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये बायलैटरल नेगोशिएशंस है, मतलब जहाँ पे हम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो भी कर रहे हैं। मतलब आपको मालूम है ट्रंप की जब बात आई थी बीच में, तो एक बार ऐसा बात हुई थी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है हमारे इम्पोर्ट से ज़्यादा हो गया था। मतलब US से जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो कम थी और एक्सपोर्ट जो हम कर रहे थे वो ज़्यादा हो रहे थे। तो इसमें ट्रंप साहब बीच में आ गए कि नहीं भाई साहब ऐसा तो नहीं चल पाएगा, मतलब आपको हमारे साथ ये बैलेंस ऑफ वो करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम आपसे यहाँ से ज़्यादा लें और आप हमारे यहाँ से कम लें, आपको भी हमारे यहाँ से चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के चक्कर में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हमें ये बात बोल दी थी, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है, बहुत क्लियरली समझनी है कि अगर US को हमारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमको उनकी है, ठीक है। मतलब अगर हमको उनसे की ज़रूरत डिफेंस में और बाकी सारी चीज़ों के लिए या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए है, तो उनको भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि वो एशियन सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी अगर वो देखना चाहते हैं, जिसमें मैंने स्लॉप की बात की, ट्रेडिंग की बात की, बायलैटरल नेगोशिएशंस की बात की, चाइना के मामले में बात की, क्लाइमेट चेंज के मामले में बात की, और सबसे बड़ी बात इंडियन डायस्पोरा की, तो उनको भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है। ये म्यूचुअल बराबरी का रिश्ता है, ठीक है। मतलब थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही ऐसे 20 और 15 का मामला नहीं है ये, ठीक है। अब इंडिया का चाइना चैलेंज देखा जाए तो रीजनल एंड ग्लोबल एस्पिरेशंस, इंक्रीजिंग रोल इन मल्टीलैटरल forum and the growing acceptance of reliance on US cooperation in these space ensure the two countries will continue to find convergence in long term. और अब ये बात जो है ये हमें ज़रूरत है,
ये एक बात है। और क्योंकि इंडिया का जो चाइना चैलेंज चल रहा है, जो मिलिट्री ड्रिल्स हमारी चल रही हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, जो आपको कोई ना कोई एक सिक्योरिटी उनको चाहिए और वो चाहते हैं कि एशिया में रशिया एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे ना उभरे, तो उसमें क्या है, उनको क्या लगता है बेसिकली, उनके दिमाग में क्या है कि इंडिया को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, रशिया खड़ी हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उनको क्या लगता है ना, इस चीज़ की वजह से ये जो बायलैटरल जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, इनकी जो रोल है इंक्रीजिंग मल्टीलैटरल फोरम्स में, चाहे आप एशियान की बात कर लीजिए, चाहे आप G20 की बात कर लीजिए, आप अलग अलग समिट्स की बात कर लीजिए, आप क्लाइमेटिक जो 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 संधियाँ हो रही हैं उनकी बात कर लीजिए, सब में जब हम एक पेज पे हैं तो हमें एक साथ हमारा जो रोल है वो आगे बढ़ने का है, और हम एक साथ, हमें ज़रूरत भी है और आगे कोऑपरेशन बढ़ेगा भी, ठीक है। रिलायंस US कोऑपरेशन जो है वो धीरे धीरे एक साथ बढ़ेगा, और हम बहुत सारी कंट्रीज़ जो है हम कन्वर्जेंस देखेंगे, कॉमन इंटरेस्ट देखेंगे इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसके अलावा टर्निंग चैलेंजेस इन अपॉर्चुनिटीज़, कोड का सपोर्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोड बना है फॉर इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगेन इंडिया में बहुत बड़ी है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, वो मैन्युफैक्चर करने की बात करिए वैक्सीन्स फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यूएसएस डिसीजन टू अवॉइड डिमांडिंग दैट इंडिया क्विकली कमिट टू नेट जीरो एमिशन हैव ट्रांसफॉर्म पोटेंशियली prickly challenges into opportunities for cooperation, ठीक है। जो हम बात करें नेट जीरो एमिशन की, जैसे मैंने कहा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ी बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज अगेन, जैसे कुछ हम ट्रीटीज़ की बात करते हैं, IPCC की जो 6th असेसमेंट आया है, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, या हमारा जो क्लाइमेट चेंज को लेके हमारा जो कमिटमेंट लेवल है, कि हम कह रहे हैं कि हमें 2070 तक हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, या नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, इसी चीज़ पे आगे कौन बढ़ रहा है, US भी बढ़ रहा है। तो इस पर भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरियाज वेयर वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर बेटर कोलैबोरेशंस, और हमें बेसिकली जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, और जब हमारे ऑब्जेक्टिव सेम हैं तो हमें उन ऑब्जेक्टिव की तरफ साथ में बढ़ना है, ठीक है। इसमें अगर आपको मालूम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जब ट्रंप आए थे इंडिया तो आपने देखा था, मतलब बिल क्लिंटन इंडिया आए थे कब, 90s में, ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट थे वहाँ के US के, वो आए तो उसमें बहुत ज़्यादा CTBT की बात हुई थी, मतलब पूरा जो मुद्दा था वो CTBT था कि इंडिया साइन करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद बुश साहब की बात हुई, उसके बाद जब ट्रंप इंडिया आए तो नमस्ते ट्रंप करके पूरा हमारा वो चला, ठीक है, अभियान चला, कितना हमने उनकी तैयारी की, आवागमन के लिए, उतना कितने उनकी आवभगत हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब US मोदी जी गए तो हाउडी मोदी करके उन्होंने भी किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि दोनों के जब जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, जब वो एक दूसरे की कंट्री विजिट कर रहे हैं तो किस तरह का माहौल है, हाउडी मोदी करके उनका पूरा कैंपेन जैसा उन्होंने लिटरली रन किया था, जैसे हमारे यहाँ नमस्ते ट्रंप चला था, ठीक है। तो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट उस टाइम पे बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, बहुत सारी जो उसको आप कहते हैं कि आपसी समझौते की बातें हुई, जिससे इस चीज़ों से ना बहुत दिक्कत हमारे पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई है। Going forward, the government of India could consider devoting some diplomatic capital to negotiate possible solution to avoid sanctions, particularly when it impacts India's energy security while maintaining its strategic relationship with the US. अब आपको इतनी सारी जो बातें हमने की हैं, इसमें एक दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि 3 ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें इंडिया US टाइज की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है। एक डिफेंस सेक्टर हो गया, एक एनर्जी सिक्योरिटी का मामला हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका वो क्लाइमेट चेंज का या चाइना का या हेजमनी का मामला हो गया, ठीक है। अब इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें अब बात क्या हो रही है कि आगे का जो रास्ता है हमारा, क्योंकि जो कैट्सा का जो खतरा है वो हमेशा हमारे सर पे आ जाता है, हमेशा हमें धमकाते हैं हम कैट्सा इम्पोज कर देंगे, कैट्सा इम्पोज कर देंगे। तो हमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने की भी ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक, हमें कोई ना कोई डिप्लोमेटिक कैपिटल निकालने की ज़रूरत है नेगोशिएट करने के लिए कि हम किसी तरह सैंक्शंस को, ये जो कैट्सा का जो तलवार हमारे गर्दन पे लटकती रहती है उसको हम किसी तरह अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि जब आपको मालूम है कि हमारी सिक्योरिटी एनर्जी या हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का मामला आ रहा है, मतलब हमें अगर ऑयल की ज़रूरत है तो हमको वो लेना पड़ेगा, और हमें वो कम से कम दर पे जहाँ मिलेगा हमें वहाँ से लेना पड़ेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसमें हम US की दुश्मनी और दोस्ती लेके नहीं बैठ सकते, है ना, कि रशिया से उसकी दोस्ती दुश्मनी है तो मत लो, ईरान से तुम्हारी दुश्मनी है तो मत लो। मतलब ऑफकोर्स वी हैव टू लुक फॉर आवर पॉपुलेशन, हमें अपनी चीज़ें पहले देखनी है। तो हमें उनको कहीं ना कहीं ये चीज़, एक बीच का रास्ता या मीडिएशन हमें निकालना पड़ेगा कि अगर बात भारत की इंटरनल, जब हमारे गृह मामले की आएगी, इंटरनल सिक्योरिटी की आएगी, हमारे एनर्जी सिक्योरिटी की आएगी, तो हमें अपने आप से स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बिगाड़े बिना हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है। इंडिया एक्सपेक्ट ग्रेटर ओपननेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू कोऑपरेट एंड अंडरस्टैंड ऑफ इंडियाज नीड इन इमर्जिंग एरियाज सच एज डिजिटल टेक एंड ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स और
जो साइड है उसको लेके हमसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आईटी सेक्टर को लेके भी इनको हमसे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस वगैरह की दिक्कत हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा आप अपना रुख हल्का कीजिए, थोड़ा सा हम करते हैं, एक कदम आप लीजिए, एक कदम हम चलते हैं, तो जाके कहीं बीच में मिलेंगे अपन। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही आदमी करता जाए दूसरा नहीं करे, राइट। तो ये चीज़ है, कोऑपरेशन जो है वो इक्वल डिग्री ऑफ कोऑपरेशन की हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर डीपर एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन वैल्यूज दैट एमिनेट्स फ्रॉम इंडियाज ओन यूनिक हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। मतलब आपको ये भी समझना होगा कि हम आपके हाथ के कठपुतली नहीं बन सकते हैं, हम आपके हाथ की पपेट नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आप दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं तो हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हैं, हमारी अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हमारी अपनी इंडिपेंडेंस है। हमने 200 साल का, जिसको बोलते हैं ना, हमने शोषण जो है ब्रिटिशर्स का झेला है, हम किसी और के अधीन नहीं होंगे। हम अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी सॉवरेनिटी बना के रखेंगे एट एनी कॉस्ट, नो मैटर हम कितना स्ट्रैटेजिक रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं, हम आपके अंगूठे के नीचे नहीं रहेंगे। ये हम चाहते हैं कि आप इस बात की इज्जत करें और आप हर चीज़ जो अपनी आपको लगता है वो हमारे ऊपर थोपने की कोशिश यूएस ना करे। क्योंकि जैसे कि एक बात होती है, जब 20वीं शताब्दी कहा जाती है, 19वीं शताब्दी कही जाती है कि वो ब्रिटेन की थी, है ना। कहा जाता है कि ब्रिटेन का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, कभी उसमें किसी, मतलब जिसको आप कहते हैं द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ये कहा जाता था। क्या हुआ 20वीं सदी में? 20वीं सदी में आपने देखा ना कि कैसे धीरे धीरे ब्रिटेन का जो सूर्य है वो पूरी तरह अस्त हो गया, डूब गया, ठीक है। वो टाइम था यूएस के उभरने का। और अगर आप एक्सपर्ट्स की मानते हैं तो 21वीं सदी जो कि अभी चल रही है ये एशियन पावर्स के उभरने की है, ठीक है। तो आपको ये मानना पड़ेगा दैट अगर हम आपसे आगे नहीं हैं, आपके बराबर नहीं हैं, तो हम आपसे बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं हैं। और अगर हैं भी, अगर हम उतना डेवलप नहीं भी हैं जितने आप डेवलप्ड हैं, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको दबा सकते हैं या हम आपकी अधीनता के अंदर आएंगे या हम आपकी अधीनता स्वीकारेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात हमने जो करी है आज, इसके साथ हमने फाइनली बहुत लंबा टॉपिक कंप्लीट किया है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। यूएस से हमारे जो रिश्ते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, मुश्किल भी है समझना, बहुत लंबा टॉपिक हो गया ना, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो गई कुछ, ठीक है। लेकिन आई एम श्योर इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें ना आप पढ़ के जो आप ओवरऑल जब अंडरस्टैंडिंग आती है ना, ये वहाँ से आती है, ये व्हाट्सएप के मैसेजेस पे भी नहीं मिलेंगे। जो आजकल आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि जनरेशन जो है ना आपकी, क्या बड़े भी ऐसे ही हो गए हैं कि किताबें नहीं पढ़ते, कोई चीज़ उठा के नहीं पढ़ते। उनको क्या चाहिए होता है, सीधे सीधे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज घूम रहा है, आपने उसको मान लिया विदाउट इवन वेरीफाइंग कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये आई एम श्योर आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा अबाउट इंडिया यूएस रिलेशनशिप, और आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि वो हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया आई नो, लेकिन तुम लोगों के पास टाइम रहता है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वीडियोस आते हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ, बाकी 3-4 दिन तुम्हारे पास फ्री रहते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके देखना। कैसे देखना है, बाकी जो वीडियोस हैं कैट्सा वगैरह का भी, जैसे मैंने बोला कि उसके ऊपर मैंने अलग से क्या किया हुआ है, अलग से शॉर्टी नोट बनाया है, कोड के ऊपर भी बनाया हुआ है, वो भी मिल जाएगा। एक्सेस कैसे करोगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओगे, जितने हमारे कोर्सेज चलते हैं K-12 से लेके 11th 12th और क्या क्या चलते हैं हमारे, ओलंपियाड, NTSC, सब कुछ आपको मिल जाएगा, CUET सब कुछ मिलेगा। सीधे यहाँ पे आना, वॉच नाउ पे आओगे, GK पे, यहाँ पे आए, इसको क्लिक किया, ठीक है, और इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें जैसे मैंने शॉर्टी नोट्स कहे, तो ये करंट अफेयर्स के नीचे आपको शॉर्टी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी पढ़ना है आपको मिल जाएंगे, आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर ये वाला भी पूरा सुनना है, जैसे पूरा नहीं सुन पाए, थोड़ा थोड़ा करके सुनना है, तो इसको आप पूरा स्क्रॉल कर सकते हैं, पूरा आपको नॉलेज जो है वो मिल जाएगा फुल ऑन, ठीक है। जितना देखना है उतना देखो, नहीं देखना है पूरा मत देखो, आगे भी बढ़ा सकते हो, पूरा भी देख सकते हो। IGK का एग्जाम आ रहा है, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा देख लो तो बढ़िया रहेगा ठीक है। बाकी क्या जितने भी बाकी YouTube के तो आप लोग प्रो हैं ही, चैम्प्स हैं आप लोग, पता है आपको YouTube पे कैसे रहता है, हमारा जो चैनल है, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। उसके अलावा क्या करना होता है, अगर कोई डाउट है, कहीं कोई चीज़ का कन्फ्यूजन है, तो क्या करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। और क्या करना है अपन को, बाकी जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो अपने FB पे और इंस्टा पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, बहुत सारा इंडो US पढ़ लिया है। अब आपको कोई अगर कहे कि वो US में है, फलाना है, ढिमका है ना, तो उससे ज़्यादा इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, कहना कि हाँ इंडिया, मतलब आपको भी हमारी उतनी ज़रूरत है, ऐसा कोई बहुत तोप चंद नहीं है आप US में हैं तो, राइट। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी अपनी ये है कि अपन IGK के लिए तो पढ़ ही रहे, लेकिन अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी किसी कंसेप्ट की साथ में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी गुड, स्टडी हार्ड एंड प्ले वेल। थैंक यू सो मच।